बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम मुझे मालूम नहीं है। जिन लोगों ने ये सुन रखा होगा, जो सुनेंगे, जिनको भी इस नाम का पता हो, आप काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसकी राइटर हैं नबीला अबर राजा। मैंने ये नावल पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। समन खोई खोई नज़रों से पानी में शोर मचाती जोया, दानिया और सोनी को देख रही थी। लड़के भी पानी में शराबू अटखेलियाँ कर रहे थे। अशर ने आमिर को उठाकर पानी में फेंक दिया और अब आमिर उसे काबू में किए उसके सीने पर बैठा गुदगुदियाँ कर रहा था और अशर लोटपोट हो रहा था। गाजी और फैसल दोनों की कशमकश देख रहे थे, बल्कि हस्बे तौफीक आमिर की मदद भी कर रहे थे। वो रेत झाड़ कर उठ खड़ी हुई। पास पड़े पत्थर पर बैठकर अशर ने तीनों का घेरा तोड़ दिया था। पास पड़े पत्थर पर बैठ गई। अशर ने तीनों का घेरा तोड़ दिया था। तुमसे तो मैं निपट लूँगा, उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए धमकी दी। कुछ बैद नहीं था कि वो अभी अपना कहा पूरा कर गुजरता, पर शुक्र कि वो समन की तरफ भर गया। क्यों उदास हो? मुर्गी चोरी हो गई या दिल? अगर दिल चोरी हुआ है तो फिक्र मत करो, मेरे पास है, ले लेना, पर मुर्गी मेरे पास नहीं है। वो बड़े संजीदा लहजे में बोला। वो खामोश रही। देखो, ये चुपचाप नहीं रहा करो, हंसो बोलो, खुशियाँ मनाओ। आफ्टर ऑल मेरे जैसा हैंडसम लड़का किसी किसी को मिलता है। उसने कॉलर झाड़े। वो खाली खाली नज़रों से उसे देख कर रह गई। समझ, ये तुम्हारे बाजू पर क्या रेंग रहा है? अशर ने उसकी दूधिया कलाई पकड़ी। कहाँ? वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। यहाँ। अशर ने इधर उधर देखा और झट अपने लब उसकी कलाई पर रख कर मोहर शब्द कर दी। वो बिजली किसी तेज़ी से एकदम पीछे हटी और नज़र इधर उधर दोहराई कि किसी ने ये मंजर तो नहीं देखा, पर सब अपनी अपनी सरगर्मियों में मगन थे। वो पत्थर से उतरी और जोया और दानिया के पास चली गई। थैंक यू, मैं यही चाहता था कि सबके साथ हंसो बोलो। अपने पीछे उसने अशर की शरीरी और पुरजोश आवाज़ सुनी। अपनी कलाई पर समन को अनदेखी सी शिद्दत और तपश महसूस हो रही थी। शाम ढले वो एक सी फूड रेस्टोरेंट में चले गए। वहीं अशर का दोस्त उसामा उसे मिल गया तो बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मगरिब की अजान के बाद वो घर पहुंचे। ज़ोहरा बेगम का हुक्म था कि समन को समंदर की सैर करवा लो। इन सबको तो आउटिंग का बहाना चाहिए था। सुबह के निकले अब आए थे। कपड़े तब्दील करके समन ज़हरा बेगम के बेडरूम में आ गई। आओ आओ, मेरे पास बैठो। वो मोहब्बत से मुस्कुराई और उसे अपने साथ बिठा लिया। वो आज की सैर के बारे में पूछ रहे थे। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद समन बेडरूम में आ गई। थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। अशर अभी टीवी लाउंज में था। उसने जल्दी जल्दी डबल बेड से तकिया और चादर उठाई। कारपेट पर तकिया रखकर वो लेट गई। आंखें बंद करके वो नींद की देवी को बुलाने लगी। जहन न जाने क्यों अशर की समुद्र पर की जाने वाली जुर्रत पर उलझ गया। बेख्तियार उसने दाएं कलाई पर धीरे से हाथ फेरा, जहाँ उसकी गुस्ताखी का लम्स अभी भी ताज़ा लग रहा था। हम क्या करें? वो बेबसी से खुद कलामी करते हुए बुड़बड़ाई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर समन ने चादर मुंह तक ले ली। अशर बड़े खुशगवार मूड में जॉर्ज माइकल का नगमा गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन की। कमरा एकदम तेज़ रोशनी में नहा गया। लेटे लेटे वो कसमसा गई। अशर ने डिश वॉश उतार कर टेबल पर रखी, जूतों से पाँव आज़ाद किए और वॉशरूम में नहाने घुस गया। चंद मिनट बाद तौलिए से बाल रगड़ता वो बरामद हुआ। मामूल के मुताबिक बालों में ब्रश फेरा। समन ने गर्मी की वजह से चादर चेहरे से सिरका दी। आंखें झरी से उसे देखने लगी। बालों का खूबसूरत जदीद स्टाइल और चौड़े मजबूत शाने पीछे से नजर आ रहे थे। अशर पलटा तो उसने आंखें और भी मजबूती से बंद कर ली। उसे ऐसा लगा कि जय वो जैसे उसे देख रहा है। फ़ौरन उसने करवट बदलकर उसकी तरफ से पुश्त कर ली। ओह माय गॉड, कैसी संगदी लड़की मेरी किस्मत में लिखी है। अशर धीरे से बुड़बुड़ाया और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दिया। समन की आंख सुबह मामूल के मुताबिक खुली। वजू करके वो जाए नमाज पे खड़ी हो गई और खुशू से नमाज शुरू की। अशर एक्सरसाइज करने चला गया था। समन फारिग होकर किचन में आ गई। सबकी पसंद का नाश्ता बन रहा था। रजिया ने उसे गर्म गर्म चाय का कप पकड़ाया, जो वो यूं ही थामे थामे लॉन में निकल आई। सुबह पूरी खूबसूरती के साथ तुलू हो रही थी। चाय के साथ साथ वो इस खूबसूरत मंजर को भी दिल में उतारती गई। दानिया यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। जोया को भी उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कसलमंदी से अभी तक बिस्तर में घुसी हुई थी। इतने में अंबर का फ़ोन आ गया कि वो भी अभी आ रही है। 20 मिनट में वो वाकई आ गई। ज़ोहरा बेगम ने नवासी को अकेले आने पर डांटा। वो नाश्ते के लवाजमात टेबल पर सजा रहे थे। समन को देखते ही अंबर के चेहरे पर तनाव आ गया। समन ने आहिस्तगी से सलाम किया। वो नखवत से कंधे झटक कर रह गई। अशर भी नहा धोकर आ चुका था और अंबर के साथ उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थीं। सब हंसते बोलते खुश दिली से नाश्ता कर रहे थे। सिर्फ एक समन ही थी जो बॉयल अंडे का टुकड़ा कांटे में फंसाए बेदिली से बैठी हुई थी। सब मगन थे, किसी की तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी।
हंसते हंसते अशर की नज़र उस पर पड़ी। गर्दन झुकाए कांटा प्लेट में फेरती समन किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर सोनी बैठी थी। अशर ने उसे अपनी सीट पर आने का इशारा किया। वो बिला चून चरा किए उठकर उसकी कुर्सी पर आ गई। अशर, आराम से नाश्ता करो, ज़हरा बेगम ने टोका। इतने में वो कुर्सी घसीट कर समन के बराबर बैठ चुका था। अंबर ने तपती सी नज़र उस पर डाली, जबकि फारिस और गाजी खांस कर रह गए। ज़हरा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सरमन की तरफ से अब उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? अपने साथ मुझे भी भूखा मारने का प्रोग्राम है, वो उसकी तरफ झुक कर धीरे से बोला। समर अचानक उठ खड़ी हुई और तेज़ी से डाइनिंग हॉल अबूर कर गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो कॉलेज के लिए तैयार करी थी। अब वो इस तरह अंबर की अंदर तक काटती लहूलुहान करती नज़रों से तंजिया जहर में डूबे तीरों से कुछ घंटे महफूज रह सकती थी। लॉन में एक हंगामा बपा था। अंबर, अशर, फैसल, आमर, गाजी, सोनी, दानिया, जोया सब क्रिकेट खेल रहे थे। वो अभी अभी कॉलेज से आई थी। यकीनन आज कोई भी यूनिवर्सिटी और ऑफिस नहीं गया है, समन ने दिल में सोचा और बैग रखकर नहाने चली गई। ज़हरा बेगम और ताई अम्मा भी घर में नहीं थी। दोनों वलीद अफरासियाब के पोते के अकीके में गई हुई थी। समन को मायूसी सी हुई। उसने खाना भी नहीं खाया। जहाज़ी साइड डबल बेड पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी, वरना रात को नीचे सोते हुए वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। बस यार, मैं नहीं खेलता, बहुत गर्मी लग रही है, अशर ने पैड फेंक कर अदम दिलचस्पी जाहिर की। अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ, शराफत से खेलो। वो सब यकतमान होकर चिल्लाए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम सब शौक से खेलो। साथ ही उसने कदम आगे बढ़ाए। अंबर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बेईमान बेईमान, पर वो नज़रअंदाज कर गया। यूं भी कई घंटे से धूप में खेल खेल कर बोर हो गया था। अंदर का माहौल बड़ा ठंडा और खुशगवार था। वो जाते ही बेड पर गिर गया। चंद लम्हे बाद जब आंखें कमरे के माहौल से मानूस हुई तो समन को बेड पर सोते देखकर उसे हकीकतन झटका लगा। एक हाथ रुखसार के नीचे, दूसरा तकिए के गिर्द लपेटे वो बेखबर सो रही थी। सोते हुए वो बड़ी दिलरुबा लग रही थी। खुद तो सो रही थी, पर देखने वाले के होश उड़ा रही थी। वो उसे मदहोशी से करवट बदल कर देखे क्या। कैसी कैसी वहशी और बागियाना ख्वाहिशें उसके अंदर तड़पने लगी। सरकश जज्बे बगावत पर आमादा हो गए तो वो घबरा कर बाहर निकल गया। वो सब उसी तरह खेल रहे थे। मैं भी आ रहा हूँ, उसने अंबर को इतमुतला किया और खुद पानी पीने चला आया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसकी नज़र टेबल के नीचे पड़ी तो हंसी छूट गई। फैसल और आमिर दोनों छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसने नीचे झुककर देखा तो सबब जान गया। दोनों जोया के बनाए गए केक पर हाथ साफ कर रहे थे। मेरा हिस्सा भी दो, वरना अभी जोया को बता दूंगा, अशर ने धमकी दी। आओ यार, मिल बांट कर खाते हैं। फैसल को नाचार उसे भी शरीक करना पड़ा। पाइनएप्पल केक वाकई बहुत मज़े का था। मिनटों में ख़त्म हो गया। अशर ने चुपके से हाथों पर लगी क्रीम आमिर की इम्पोर्टेड जीन से साफ की और केक की बाकियात बहाने से थपकी देते हुए उसकी शर्ट पर मल दी। समन 2-2.5 घंटे बाद सोकर उठी तो खासी फ्रेश थी। चप्पल पाँव में डालती वो बाहर निकल आई। आपको बड़ी अम्मा याद फरमा रही हैं, रज़िया ने आकर कहा तो समन ने कपड़ों पर नज़र दुराई। ठीक है, बस बालों में ब्रश कर लेते हैं। ज़ोहरा बेगम और छोटी ताई, उसकी सास को उसका यूँ सादा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। लंबे बालों की समन ने कसकर चुटियाँ बनाई, आंखों में हल्का सा काजल भी लगा लिया और अपने तय मुतमिन हो गई। अस्सलामुअलैकुम, उसने अपनी मखसूस धीमी आवाज़ में सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब उठती हो। ज़हरा बेगम ने मोहब्बत भरी निगाह उस पर दोहराई। क्यों दादी जान, खैरियत तो है ना? एकदम वो परेशान हो गई। हाँ बेटा, सब ठीक है, हम चाय पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। छोटी ताई ने उसकी तशवीश रफ़ा की। भाभी इधर आ जाए मेरे पास, मेरे साथ। गाजी ने उसे पुकार लिया। सोनी, मेरा केक कहाँ गया? सब जगह देख लिया मैंने, सिर्फ तुम्हें पता था कि मैंने केक कहाँ रखा है। जोया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो सोनी को मशकूक नज़रों से देख रही थी। मुझे क्या पता। आमिर और फैसल खुद को लातल्लुक रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो उनकी तरफ मतवज्जा होगी। आमिर की जीन्स पर लगी क्रीम ने उसे मुजरिम साबित कर दिया। बस फिर क्या था। जोया ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। वो वेला करने लगा। अशर और फैसल के नाम भी झट उगल दिए। वो इसके बाल छोड़कर उनकी तरफ मुड़ी, पर वो कहाँ उसके हाथ आने वाले थे। जोया को लॉन में खूब दोहराया। थक हार कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आमिर कहाँ उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकता था। प्लीज़ जोया, आई एम सॉरी, मुझसे केक के पैसे ले लो। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। जोया की सिसकियों में शिद्दत आ गई। तुम तीनों ने केक खाया है, तीनों पैसे दो या फिर सबको आइसक्रीम खिलाओ। उसने खासा महंगा मुतालबा किया था जो फैसल को एक आंख नहीं भाया। उसने 10 रुपये निकाल कर जोया के हाथ पर रखे। तुम्हारे सड़े हुए केक की ये कीमत है? अशर ने मुक्का था ना। ओए जालिम, अपना हथौड़े जैसा हाथ रोक ले। आमिर ने फैसल को संभालते हुए उसे घूरा। अशर 2 दफ़ा मिस्टर पाकिस्तान रह चुका था, रोज़ाना कसरत करता था। रिहायशी हिस्से से हटकर उसने घर में क्लब तरमीर करवाया था, जहाँ वो बाकायदगी से अपनी फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए योगा की मुख्तलिफ मशक़ें और एक्सरसाइज करता था। दीगर कज़न्स उसके बॉडी बिल्डर ऐसे जिस्म पर बड़ा रश्क करते थे।
2 गाड़ियों में भरकर वो स्नोपी चले गए। सब ने अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाई। अशर, अंबर, दानिया, समन एक गाड़ी में थे। अंबर फर्स्ट सीट पर अशर के साथ बैठी हुई थी। समन ना चाहते हुए भी उन पर तवज्जो दे रही थी। अंबर ने अपनी आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद अशर की आइसक्रीम पर झपट्टा मारा। इस छीना झपटी में अशर की शर्ट पर आइसक्रीम गिर गई। लो खाओ न दीदी कहीं की। अशर अफसोस भरे अंदाज में अपनी शर्ट का हशर देख कर रह गया। अच्छा साफ़ कर देती हूँ। अंबर अपने दुपट्टे से उसकी शर्ट साफ़ करने लगी। इस कोशिश में उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। समन की आंखों में ये मंजर कांटे की तरह चुभा था। वो इन दोनों की तरफ देख रही थी। आइसक्रीम पिघल पिघल कर उसकी कमीज़ के दामन को तर करने लगी। समन जल्दी से आइसक्रीम खाओ, पिघल रही है। सोनी ने नदीदेपन से देखते हुए कहा, ये आप ही ले लें, हमें वैसे भी ये पसंद नहीं है। उसने झट बाकी आइसक्रीम उसे थमा दी। क्यों, क्या ये फ्लेवर पसंद नहीं है? अशर बाहर निकल आया था। अंबर भरा क्यों पीछे रहती? बदज़ौक़ लोगों को इन मज़ों का क्या पता। वो सरासर समन का मजाक उड़ा रही थी। वो खामोशी रही। अशर ने बैरे को बुलाया और समन की तरफ झुका। तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? हमें कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं है। न जाने क्यों उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। अंबर को अशर की तवज्जो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगी। अंबर उसकी जेब हल्की करवाने की फिक्र में थी। पूरी दुकान ले जाना, अशर ने फराखदिली से कहा। भाभी हम दोनों मिलकर खाते हैं। गासी ने उसे यूं ही बैठे देखा तो चला आया। नहीं हम नहीं खाते, उसने इनकार किया। देखे भाभी, अगर आपने नहीं खाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। वो सचमुच मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अच्छा लाओ हम खा लेते हैं। उसने खुद हाथ आगे बढ़ाया। ये हुई ना बात। वो मसरूर सा हो गया। ये छोटा सा लड़का जो तकरीबन उसका हम उम्र था उसे बहुत अजीज़ था। FSC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट गाजी समन का बेहद ख्याल रखता था। वो भी पूरे घर में सबसे आराम से खुलकर बात कर सकती थी। गाजी ने समन की तरफ आइसक्रीम वाला हाथ बढ़ाया। अशर ने आराम से आइसक्रीम ले ली। हमारे हाथ से भी खा लें। वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू, हम और नहीं खाते अब। हंसती मुस्कुराती समर एकदम सर्द होगी। ना खाएं, हम तो खाएंगे। सुना है एक दूसरे का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अशर ने उसी जगह से खाना शुरू कर दिया जहाँ से समन ने छोड़ा था। वो सर झटक कर रह गई। जहरा बेगम और जमाल कदर के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सब शादीशुदा और साहबे औलाद थे। सबसे बड़े दानियान साहब का 1 बेटा आमिर और 1 ही बेटी दानिया थी। उनसे छोटे जैद साहब के 2 बेटे अशर और गाजी थे, जबकि हारिस साहब की 2 बेटियां जोया और सोनी और 1 बेटा फैसल था। समरा की सिर्फ 1 बेटी अंबर थी। जमाल कदर अपनी बीवी के साथ तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान चले आए थे। वहाँ भी बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारी थी। यहाँ भी ऊपर वाले ने दौलत और इज़्ज़त से खूब नवाजा था। उनके कई कारखाने और फैक्ट्रियाँ चल रही थी। 8 साल पहले जमाल कदर वफात पा चुके थे। अब जहर बेगम ने एक और सादतमंद औलाद और मोहब्बत करने वाले पोते पोतियों को देख कर जी रही थी। सब मिलजुल कर मोहब्बत से रह रहे थे। अच्छी रवायात की उनके यहाँ पासदारी थी। समन की कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी थी। ज़हरा बेगम और उज़्मा अशर पर दबाव डाल रहे थे कि वो समन को कहीं घुमाने फिराने ले जाए। शादी को 2 माह हो चले थे, पर वो कहीं भी नहीं गए थे। अभी प्रोग्राम बन ही रहा था कि दानियाल साहब का एक्सीडेंट हो गया। सारा घर बहुत परेशान था, मगर शुक्र कि उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। 15 दिन में ही डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उज़्मा बेगम ने फिर कहा कि दोनों घूम फिर आओ। अशर सख्त मुश्किल में था, क्योंकि जानता था तन्हाई उसे बेकाबू कर देगी। वो अपने ही कोल से फिर जाएगा। समर खुद भी नहीं जाना चाहती थी, पर बड़ों के आगे उन दोनों की एक न चली। उन्हें जाना ही पड़ा। अशर ने शुमाली इलाका जात को चुना। सबसे पहले वो कागान पहुंचे। सबसे अच्छे होटल में कमरा लेने के बाद वो तदम होने के लिए गुस्ल करने चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी। समन को अंदाज़ा न था कि यहाँ ऐसा मौसम होगा, क्योंकि सितंबर वैसे भी शुरू हो चुका था। उसकी छुट्टियाँ तकरीबन ख़त्म होने वाली थीं। काफ़ी दिन वैसे ही टाल मटोल में गुजार दिए। लाहौर का मौसम तो ठीक ठाक गर्म था, यहाँ अच्छी खासी खनकी थी। वो तो बाकायदा कांप रही थी। गुस्ल के बाद अशर ने खाना कमरे में ही मंगवाया। समन ने चलने वाले ही लिए। दिल चाह रहा था लंबी तान कर सो जाए। अशर ने कहा आओ ज़रा बाहर चलते हैं, पर वो न मानी। वो अकेला ही निकल गया। मौसम यकायक बदल गया। आसमान गहरे बादलों की लपेट में था। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अशर मज़े से घूम फिर कर काफ़ी देर से आया। रात गहरी हो रही थी। वो मुतफक्कर सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। आंखें नींद के बोझ से झुकी जा रही थी और वो हल्के हल्के कांप रही थी। अशर ने गीली जैकेट उतारी और टेबल पर रखा मैगज़ीन उठा लिया। वो मज़े से कंबल में घुसा मैगज़ीन पढ़ रहा था। काफ़ी देर समर को नज़रअंदाज करता रहा, पर कहाँ तक। आखिर उसे पुकार बैठा, प्लीज़ समर यहाँ आ जाओ। उसने बेड पर जगह बनाई, पर वो सुनी अनसुनी कर गई। नाचार उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके एक और कंबल लाने के लिए कहा। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, अशर बोला। होटल का मुलाजिम कंबल उठाए खड़ा था। उसने चोर नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया और कंबल रख कर मुड़ा। सर, क्या बेगम साहिबा से लड़ाई हो गई है? वो बड़ा शो हो रहा था। अशर ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा तो वो किसी आकर फ़ौरन बाहर निकल गया। अशर ने मैगज़ीन रख दिया और चलता हुआ उसके पास आ गया। समर ने भीगी पलकें उठाई। मुकाबिल अशर था।
کیا ہوا ہے؟ وہ بڑے دھیمے لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذرا کھسک گئی۔ تو آؤ ادھر سو جاؤ۔ اشر نے حل پیش کیا۔ نہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اصل وجہ بتائی۔ مجھ سے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ سمن کا سر زور سے ہاں میں ہلایا۔ اجی ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس قاتل روپ سے ڈرو جو ہم جیسوں کو بہکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اشر کے معنی خیز فکرے اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر کے اس نے شکوہ کرتی نظریں اٹھائی۔ اشر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ سو جائیں پلیز۔ وہ گھبرا گئی۔ نیند کس کافر کو آئے گی؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اگر میں نہ سویا تو تم کیا کر لو گی میرا؟ اتنی سی تو تم ہو۔ اشر کے تیور بدل گئے۔ وہ دہل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ سمن کی آنکھیں برسنے لگی۔ تو میں وعدہ کب توڑ رہا ہوں؟ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ سمن نے پریشان سی نظر گھڑی پر ڈالی۔ 8 بج چکے تھے مگر وین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مسز ہاشمی نے 9 بجے سے پہلے آنے کی تاکید کی تھی۔ آج اکنامکس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا اور وقت کی پابندی کے معاملے میں وہ بہت سخت تھیں۔ اب تو 8:20 ہو گئے تھے۔ وین کے آنے کا کوئی چانس نہ تھا۔ اشر کے سوا تمام مرد آفس اور یونیورسٹی جا چکے تھے۔ وہ بڑے ٹھاٹھ سے 10 بجے کے قریب آفس جاتا۔ سمن ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ اشر کے سامنے اخبار کھلا پڑا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اشر نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ سفید یونیفارم میں اپنے دلربا نقوش سمیت بڑی غیر معمولی اور سورج کی اولین کرن کی مانند وہ بڑی اجلی اجلی لگ رہی تھی۔ وہ اخبار چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلابی ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ آپ ہمیں کالج چھوڑ آئیں گے؟ اس نے بڑی امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زہر نصیب کیوں نہیں چھوڑ کر آئیں گے؟ اشر خوش دلی سے بولا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آؤ۔ اشر نے اشارہ کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ نوٹ نہ کر سکی کہ اس کی آنکھوں میں کیسی شرارتیں ناچ رہی ہیں۔ وہ عامر کی CD-70 سٹارٹ کر کے باہر لے آیا تھا۔ سمن نے موٹر سائیکل دیکھ کر جھجری سی لی مگر دل مضبوط کرتی بیٹھ گئی۔ وہ کبھی اس سواری پر نہ بیٹھی تھی۔ ویسے بھی جب سے کانتا موٹر سائیکل سے گر کر اپنی ٹانگیں تروا بیٹھی تھی تب سے وہ اس سواری سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اشر اچھا خاصا قوی ہیکل تھا۔ اس کے پیچھے سمن حسن جیسی 2 لڑکیاں بآسانی چھپ سکتی تھیں۔ سمن نے اس کی ورزشی کمر کو گھورا اور سر جھٹک کر فائل مضبوطی سے پکڑ لی۔ اشر نے رفتار ایک دم بڑھا دی۔ پلیز سپیڈ آہستہ کریں، ہم گر جائیں گے۔ وہ اس کے کان کے قریب زور سے بولی اور اپنے ہوا سے اڑتے دوپٹے کو مشکل سنبھالا۔ فائل ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ بال الگ ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے اور اس پہ مجھ سے ساتھ یہ بہودہ سواری۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بھی گر جائے گی۔ میں نہیں گرنے دوں گا، مجھے پکڑ لو۔ دوسری طرف مکمل اطمینان تھا۔ وہ بگڑ گئی۔ اشر بھی کم نہ تھا، بیچ سڑک پر جیسے اسے ستانے کا تہیا کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے موٹر سائیکل کی رفتار اور بڑھائی تو سمن نے دہل کر اس کی شرٹ پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ گر کر ابھی کچلی جائے گی۔ تبھی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے تو یہ سواری بڑی پسند ہے، سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اشر کو اس کے خوف کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ شرٹ پکڑتے پکڑتے اس کے خاصے قریب ہو گئی۔ شعلوں پر شبنم ڈال دو اپنے پیار کی، وہ شرارت سے بولا تو سمن نے شرٹ چھوڑ کر پیچھے سے سہارا لینے کی کوشش کی۔ لامحالہ اسے شرافت سے بائک چلانی پڑی۔ سمن نے بریانی دم پر رکھی اور کباب تلنے کے لیے نکالے۔ سلاد اور کسٹرڈ رانیاں پہلے ہی بنا کر رکھ چکی تھی۔ اب یہ آخری آئٹم تھا۔ یار کب تک کھانا ملے گا؟ اشر نے اندر جھانکا اور آگے بڑھایا۔ چولہے کے عین سامنے سمن تھی۔ اس نے سمن کی پشت پر سے جھک کر پتیلی کا ڈھکن اٹھایا۔ نرم و نازک سے سمن اشر کے لمبے وجورے وجود کے سائے میں چھپ کر رہ گئی۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اوف، جل گیا۔ اشر نے ڈھکن فوراً چھوڑ دیا۔ کیا زیادہ جل گیا ہے؟ نرم دل سمن فوراً گھبرا گئی۔ ہاں، ہائے، اوف، وہ چیخا۔ کہاں سے جلا ہے؟ ذرا دکھائیے۔ اشر نے ہاتھ فوراً آگے کر دیے۔ سمن نے نمک پانی میں گھولا اور اس کی طرف مڑی۔ لائیے اپنا ہاتھ۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا؟ 2 آنکھیں۔ اس نے جھٹ اپنا ہاتھ اسے تھما دیا۔ سمن نے بڑی احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہیں بھی جلنے کا نشان نہ تھا۔ یہاں تو کہیں بھی جلنے کا نشان نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئی۔ اشر نے کمال ہوشیاری سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے اس کے ہاتھ، چھونا چاہو تو ہاتھ جلیں۔ سمن نے خفگی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اوف، جل گیا۔ وہ پھر چیخا۔ اب کے سمن نے کوئی توجہ نہ دی۔ اچھا، کھانا کب ملے گا؟ وہ بے صبری سے بولا۔ 10 منٹ میں تیار ہے سب کچھ۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اگر 10 منٹ تک تیار نہ ہوا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ آخر وہ خود ہی ہنسنے لگا۔ سمن کباب تل کر پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اشر نے ایک کباب اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ فنٹاسٹک سمنارا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں 1 عدد انعام دیا جائے کیونکہ کباب تم نے بڑے زبردست بنائے ہیں۔ اشر کا انداز بڑا بے ساختہ تھا۔ سمن کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہی نہ تھا یہ لا بالی اور لا پرواہ سا لڑکا نہایت ہونہار انجینئر ہے۔ کھانے کی سب نے ہی تعریف کی۔ اپنائیت کا احساس رگوں پے میں نشہ بن کر دوڑنے لگا تھا۔ بیٹا سمن، فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ زہرا بیگم نے ڈائننگ ہال سے نکلتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میز سے برتن اٹھوانے کے بعد وہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ خوش و خصوص سے دعا مانگی
और फिर ज़हरा बेगम के पास चली गई जो एक किताब पढ़ने में मगन थी। उसे देखकर उन्होंने किताब रख दी। समन, अशर के साथ कुछ तो हो ना। वो पूरी उम्मीद नज़रों से उसे देख रही थी। समन को जी कहना ही पड़ा। अच्छा, वो बात उसे बताई कि नहीं? अगला सवाल बहुत खतरनाक था। नहीं, उसने नाअहली का एतराफ़ किया। अच्छा छोड़ो, मैं मुनासिब मौका देखकर खुद बता दूंगी। तुम वाकई बड़ी बुज़दिल हो। उन्होंने हंसते हुए उसे छेड़ा और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। समन के रवे रवे में आसूदगी भर गई। वही ममता भरा लम्स था जिसके लिए वो तरसती थी। मेरी बच्ची, खुदा हमेशा खुश रखे तुम्हें। मैंने सबसे अच्छे लड़के का इंतखाब किया है जो वक्त आने पर तुम्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। उसके दम से इस घर में रौनक है। बहुत मुखलिस और अच्छा है। ज़हरा बेगम कहीं खो सी गई। कॉलेज से लौटी तो गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से ये घर खाली है, किसी इंसान के वजूद से नाआशना है। उसने सब कमरे देख लिए, एक फर्द भी नहीं था। वो धड़कते दिल से लॉन की तरफ बढ़ी। सोनी बहुत परेशान लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई है। क्या बात है? सब लोग कहाँ हैं? उसने खदशात पर काबू पाते हुए सवाल किया। समन, दादी जान की हालत अचानक ख़राब हो गई। सब हॉस्पिटल में है। मुझे अशर भाई ने कहा कि घर पर रुकूँ ताकि तुम कॉलेज से आकर परेशान न हो जाओ। सोनी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। वो घर में सबसे छोटी थी, इसलिए कमज़ोर दिल थी। ज़रा ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाती। अब कितनी देर से वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। अब उसने अपने साथ समन को भी शरीक कर लिया जो उससे भी गई गुजरी और बुज़दिल थी। उन्हें इस ताज़ा परेशानी पर तबादला ख्याल करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो भागकर गेट पर पहुंची। सोनी का ख्याल था हॉस्पिटल से कोई आया होगा। उसका ख्याल गलत नहीं था। ताया जान और अशर गाड़ी से स्ट्रेचर उतार रहे थे। उसके पीछे दूसरी गाड़ियां थीं। दानियाल और जैद साहब और हारिस के कंधे झुके हुए थे। ख़वातीन की ज़ब्त के बावजूद चीखें निकल रही थी। ज़हरा बेगम को अचानक ही सीने में दर्द महसूस हुआ। बैठे बैठाए वो लुढ़क गई। इत्तफाक से रज़िया ने देख किया। वो भागकर समीना और दानियाल साहब को बुला लें। अशर घर पर ही था। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गया। बाकी सब भी चले गए। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बताया कि उनकी मौत हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वो मर चुकी थी। शिद्दत गम से वो सब निढाल थे। समन तो सख्ती की कैफियत में थी। उनकी मोहब्बतें चाहते जार जार उड़ा रही थी। इस वक्त सबसे बड़ा मरहम है। उन्हें गुजरे हुए 3 माह से ऊपर हो चुके थे। सबको रफ्ता रफ्ता करार आ गया। अंबर और समरा आपी आई हुई थी। तीनों भाभियाँ खातिरदारियों में मसरूफ़ थी। आखिर उनकी एक ही नंद थी। समन ने महसूस किया कि समरा की नज़रों में उसके लिए नापसंदीदगी बहुत भर गई है। अंबर के अंदाज से यूँ लग रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो अशर पर अपना हक समझती थी। दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। सबका ख्याल था कि अशर के हवाले से अंबर ही इस घर में आएगी। दानिया, जोया और सोनी भी उसे अशर के हवाले से छेड़ती थी, पर उसके अंदाज से कभी नहीं लगा कि वो अंबर को इस नज़र से देखता है। बिलाशुबा वो हज़ारों लड़कियों का आइडियल था। अंबर भी मन मंदिर में उसकी मूर्ति सजाए चुपके पूजा कर रही थी। उसके तमाम ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हो गए जब ज़हरा बेगम ने एक बिल्कुल ही अनजान और गुमनाम लड़की से अशर का रिश्ता तय कर दिया। पहले तो वो खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार नहीं करती थी, मगर अब वो आज़ाद थी। उसके अंदर तक जलाने वाली निगाहों से समन बचने की कोशिश में रहा करती। आज सब लाउंज में हंगामा बर्पा किए हुए थे। अंबर भी वहीं थी, इसलिए समन ने सलाम करने के बाद इधर का रुख नहीं किया। वो चुपचाप बगली लॉन वाली सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। पूरे चांद की रोशनी में नहाया हुआ लॉन बड़ा दिलकश लग रहा था। फरवरी की सर्द रात थी। उसने बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए। टीवी की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि यहाँ तक आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत गज़ल की आवाज़ आ रही थी। तन्हाई और बेबसी और कम आएगी मिलकर उस पर हमलावर हुए। ऊपर से ये गज़ल वो धीरे धीरे सिसकने लगी। मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ आया हूँ। तुम्हारी बिना बड़ी वीरानी थी। अशर उसे ढूंढता हुआ चला आया और उसके साथ ही बैठ गया। समन ने दुपट्टे से आंखें रगड़ी। स्वेटर भी नहीं पहना, गंदी बची। वो उसे मसनूई गुस्से से घूर रहा था। हमें सर्दी ही नहीं लगती, वो बेहिस अंदाज में बोली तो अशर उसकी आवाज़ में नमी महसूस करके चौंक गया। समन, क्या हुआ है? उसने उसका सर हिलाया। कुछ नहीं। समन ने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। कुछ तो ज़रूर है, प्लीज़ मुझसे कह दो ना। मैं तुम्हारा अपना हूँ। तुम हर गम, दुख और हर आंसू मुझसे शेयर कर सकती हो। दुपट्टे भिगोने का क्या फ़ायदा? मेरा गिरबान हाजिर है। आखिर में उसका लहजा मायने खेज हो गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही नानो याद आ गई तो आंखें भर आ गई। उसके जिक्र पर अशर भी उदास हो गया। इस घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहो। दादी जान ने अहद लिया था कि समन को खुश रखना, और इस अहद को मैं आखिर दम तक निभाऊंगा। उसके लहजे में सच्चाई थी। थैंक्स सो मच। आप हमारे लिए ऐसे जज्बात रखते हैं। क्या बात करती हो, जैसे मैं गैर हूँ, शोहर नहीं। उसकी खफगी बजा थी। अच्छा प्लीज़ माफ़ कर दें। समन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। ये हुई ना बात। आशा ने जोश में उसकी कमर पर धप मारी। तकलीफ की शिद्दत से वो कराह कर रह गई। उसका हल्का सा हाथ अच्छे भले बंदे को लुढ़काने के लिए काफ़ी था। वो तो फिर लड़की थी। अशर को तो फैसल और आमिर की आदत थी। बातों बातों में धोल धप्पे शुरू हो जाते। अब मुझे सॉरी करना चाहिए। इतनी नाजुक सी तो हो, दिल के सबसे महफूज कोरे में रखना चाहिए तुम्हें।
वो उसके कंधे पर झुक सा गया। उसके मलबूस से हवास पर छाती हुई खुशबू आ रही थी। अशर के वजूद के साए तले वो छुप कर रह गई। सबन, क्यों इतना दूर भागती हो और कितना मेरे सब्र का इम्तहान लोगी? आखिर क्या चाहती हो मुझसे? अशर का मूड यकजक तब्दील हो गया। उसने समन के दोनों हाथ अपने आहनी बाजू में मजबूती से जकड़ कर उसे खुद से करीब कर लिया। क्या मेरी खता काबिल माफ़ी नहीं? अशर की सांसें उसके चेहरे से टकराईं। फिर बात होगी। समन एकदम पीछे हो गई। अशर ने उसके हाथ छोड़ दिए। वो अपनी तेज़ धड़कनों को मामूल पर लाने लगी। समन, तुम जल्दी फैसला करो। बल्कि फैसला करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो मुझसे बदला ले रही हो। मगर यार, किसी से इस तरह बदला लेने के लिए ये अरसा बहुत होता है। बस करो और सीधी तरह मान जाओ। वो बड़ा बुरा उसमें लग रहा था। समन उसे छोड़कर अंदर आ गई और अपनी जगह पर लेट गई। ज़हन सोचों के भंवर में चकराने लगा। क्या मुझे अशर को सब कुछ बता कर नए ताल्लुक़ की इब्तिदा कर देनी चाहिए? रह रह कर ये सवाल ज़हन में आ रहा था। यकीनन अशर को मुझसे मोहब्बत है, वरना वो इतने अरसे हरगिज़ आराम से न बैठता, ना मुझे अपनी मर्ज़ी चलाने देता। उसके किरदार की शराफत की वो कायल हो चुकी थी। उसके कमरे की तन्हाई में उसने कभी अपना हक नहीं मांगा था, न छीना था, न कभी कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में आया था। अपना आप उसने कभी वहशी जज्बों के हवाले नहीं किया था। वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था और उसे अपना हक कह कर चुप भी करवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता तंग वो उसे ज़रूर करता था ताकि जी छोड़कर वो हार मान ले, पर हाथ से वो कभी नहीं गुजरा था, ना बेख्तियार हुआ था। उसे ऐसे मर्द ही तो पसंद थे। एक फ़ैसला करके उसने आंखें मूंद लीं। बीवी जी, आपका ख़त है। शरीफ की आवाज़ पर वो बेख्तियार चौंकी और उसने ख़त ले लिया। कमाल है, यहाँ हमारा कौन ख़त लिखने वाला है? उसने लिफाफा खोलते हुए सोचा, फिर जैसे ज़मीन और आसमान धड़ाम से उसके सर पर आ रहे। धुंधलाई आंखों से उसने ख़त के मज़मून को पढ़ने की कोशिश की। डियर समर, आखिरकार तुम्हारा सुराग लगा लिया ना? तुम दुनिया के जिस कोने में भी जाओ वहाँ ज़रूर पाओगी। अशर अच्छा है, मगर मेरी जान, कभी हम भी तुमसे थे आशना। मेरे ख़त लिखने का मकसद तो तुम जान चुकी हो। एक दफ़ा जो हमारा रह चुका हो किसी दूसरे के पास, फिर उसकी मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ़ौरन मेरे साथ चलो, वरना जमाल विला के मकीन धक्के देकर खुद निकालेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, अपनी सच्चाई साबित करने का कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। अशर बेशक तुमसे मोहब्बत करता होगा, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। मैं भी तो तुम्हें देखकर मोहब्बत करने लगा था, मगर मेरे पर्दा उठाने की देर है। उसके बाद उसके नज़दीक तुम्हारे अलावा रूए ज़मीन पर काबिल नफ़रत शय कोई नहीं होगी। मैं तो ये सोच सोच कर अंगारों पर लौटता हूँ कि इतनी रातें तुमने उससे प्यार बड़ी सरगोशियाँ की हैं। याद रखो, बहुत जल्द तुम्हें उससे हर ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। और हाँ, बहुत जल्द बनफ़्से नफीस मुलाकात होगी, बहुत चाहतों के साथ। तुम्हारा शहरियार। जो कभी था। खौफ पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। धक धक कर रहा था दिल। कांपते हाथों से खत उसने दराज में पड़ी अपनी किताबों के अंदर डाला। जब होश किसी तरह काबू में न आए तो वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। कितनी देर हिम्मत इस्तिकामत की दुआ मांगती रही। अब दिल में कदरे सुकून था कि शहरियार उसे खौफजदा कर रहा है। खाली जाते हुए उसने नोट किया, नीले रंग की गाड़ी मुसलसल उसकी वैन के पीछे है। उसने खास तवज्जो न दी, क्योंकि गाड़ी के शीशे काले थे। अंदर बैठा फर्द नजर ही ना आता था। छुट्टी पर वैन ने उसे गेट पर उतारा। समन ने बेल पर उंगली रखी। अचानक उसके करीब किसी गाड़ी के टायर छिछराए। वो बेख्तियार घूमी। सुबह वाली गाड़ी थी। अगला दरवाज़ा खुला। अंदर से शहरियार बरामद हुआ। उसे हाथ के इशारे से सलाम करके ये जा वो जा। आन की आन में उस पर क़यामत गुजर गई। वो निढाल से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। शहरियार उसी शहर में था। किसी भी वक्त वो उसकी ठहरी हुई ज़िंदगी में तलातुम बर्पा कर सकता था। शाम के 7 भी बज गए। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। ज़हन एक नुक्ते पर ठहर चुका था। अशर को वो अपनी ज़िंदगी के इस बहरान से आगाह करने का फ़ैसला कर चुकी थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि अशर कमरे में आए तो वो उससे बात करे, मगर अब एक एक पल काटना भी महाल था। वो रिहायशी हिस्से से अलग क्लब में चली गई। हफ्ते में 2 दिन वो लड़कियों को मार्शल आर्ट भी सिखाता था। बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट के शौकीन बहुत सारे लड़के थे। समन ने बेताबी से दरवाज़ा खोला तो तेज़ मौसीकी कानों से टकराई। वो छत में सब मशीनों पर एक्सरसाइज कर रहा था। काली स्लीवलेस बुनियान और ट्राउज़र में मलबूस उसका जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। समन ने डेक ऑफ कर दिया तो वो अचानक पलटा। समन को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि पहले वो कभी खुद उसके पास नहीं आई थी। अशर ने एक्सरसाइज का अमल मौकूफ़ कर दिया और उतर कर तौलिए से जिस्म खुश्क करने लगा। आपसे एक बात करनी है। समन ने इस्तराबी अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया। अशर ने एक नज़र अपने बाजू पर रखे समन के हाथ पर दुराई। उसकी आंखों में चमक लहराई। एक नहीं 100 बातें करो स्वीट हार्ट। उसकी आंखों से शरारत झांक रही थी। देखिए प्लीज़, आप हमें तंग न करें। उसके लहजे में बेबसी थी। अशर को इस आलम में वो इतनी दिलकश लगी कि उसने बेख्तियार समन को अपने गर्म फलादी बाजू में जकड़ लिया। दिल हुस्न के हुजूर गुस्ताखियों पर आमादा था। देखिए प्लीज़, हमें आपसे बात करनी है। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश में वो बेहाल थी। जब वो आवाज़ से रोने लगी तो अशर ने हाथ हटा लिए। उसके बाद वो रुकी नहीं। दरवाज़ा खोलकर भागती हुई रिहायशी हिस्से में आ गई।
अशर उसकी बेबस सी कैफियत का सोचकर मखमूर सा होने लगा। उसकी बात को वो भूल गया, बल्कि उसके डरे सहमे हुस्न में गुम रहा। कपड़े बदल कर वो निकलने ही वाला था कि आमिर अंदर दाखिल हुआ। यार अशर, तुझसे कोई मिलने आया है। कौन? उसने आमिर के साथ चलते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने तो उसे पहली बार देखा है। आमिर ने कंधे उचकाए, हाथों से बालों को संवारता वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठी शख्सियत उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हैरान हुआ। समन मुझे ज़रूर जानती है, आखिर मैं उसका शोहर हूँ, मुझे शहरयार कहते हैं। अशर बपड़ गया। तुम होश में तो हो? उसकी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। तभी तो सिटिंग रूम में बैठे हुए सब लोग इधर चले गए। बेटा क्या बात है, तुम क्यों इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, और ये कौन है? ताया ने सवाल किया। अंकल, मैं शहरयार हूँ, मैं अपनी बीवी समन को लेने आया हूँ। ये देखे निकाहनामा और तस्वीरें। उसने जैसे धमाका किया। सब एक के बाद एक तस्वीर देख रहे थे। हंसती मुस्कुराती दुल्हन बनी समन और उसके साथ बैठा शहरयार। ये निकाहनामा भी तो झूठ न था। आमिर समन को लेकर आ गया। अंदर के हालात देखते ही उसका चेहरा जर्द हो गया। बेहया! बड़ी ताई ने दाएं बाएं उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारे। निकल यहाँ से! क्या मेरा बेटा ही रह गया था इस गुनाह के लिए? बाहर निकालो इसे, ले जाओ यहाँ से। उस्मा बेगम गुस्से से थर थर कांप रही थी। प्लीज़ समन, चलो यहाँ से, मैं माफ़ी मांगता हूँ इनसे, मगर तुम्हें मुझसे इंतकाम लेने के लिए इंतहाई दर्जे तक नहीं गिरना चाहिए था। शहरयार बोला तो वो फट पड़ी। नहीं नहीं, ये झूठ है, फ्रॉड है। वो अशर का बाजू का सहारा लेते हुए बोली। अशर साहब, मैं चाहता तो आप पर हदूद ऑर्डिनेंस का केस भी कर सकता था, मगर फिर रुक गया कि आप तो बेखबर थे। असल में हमारी मोहब्बत की शादी है। एक बात पर नाराज़गी हो गई थी, पर समन ने तो हद कर दी, मुल्क छोड़कर चली आई। आपकी दादी मोहतरमा भी इसके धोखे में आ गई, और यहाँ आकर इसने इंतहाई पस्ती का सबूत दिया। शहरयार उसकी तरफ मुड़ा। ले जाओ उसे, जैद साहब ने इशारा किया। चलो समन, आओ, और प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही अशर का बाजू पकड़े खड़ी समन को उसने घसीटा। नहीं नहीं, ये झूठ है, प्लीज़ अशर, हमें बचा लें। इस शख्स से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही बात आपसे कहने वाले थे। वो सख्ती से उसका बाजू पकड़े खड़ी थी। शहरयार ने पूरी ताकत से उसे घसीटा। वो अशर से लिपट गई। प्लीज़ हमें बचा लें, ताई में, तायाबू, हमें बचा लें। शहरयार ने बड़ी बेदर्दी से उसका बाजू पकड़कर झटके से उसे अशर से अलग किया और घसीटता हुआ बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो मुसलसल रो रही थी, चिल्ला रही थी, अपना बाजू छुड़ा रही थी, अशर को पुकार रही थी, तायाबू से मदद मांग रही थी। वो तो जैसे हर एहसास से आरी होकर पत्थर का रूप धार चुका था। इतनी सी देर में क्या क्यामत बीत गई थी। चुपचाप वो कमरे में बंद हो गया। 3 रोज तक यूं ही रहा। चौथे दिन वो घर से बाहर निकला और आवारागर्दी करके रात 2 बजे घुसा। फिर देर से आना उनका वतीरा बन गया। जैद साहब और उस्मा बेगम समेत सब उसकी हालत से परेशान थे। उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में वो भरपूर कोशिश कर रहे थे। उस रोज़ अंबर आई हुई थी। सबके मजबूर करने पर वो उनके दरमियान बैठ गया। अंबर ने अचानक गुफ्तगू का रुख समन की तरफ मोड़ दिया। वैसे थी बड़ी खुशकिस्मत। असली और नकली शोहर दोनों ही अपनी जगह ज़बरदस्त हैं। असली शोहर चॉकलेट हीरो, और अशर तो बेचारा पार्ट टाइम शोहर था, और नकली शोहर एक्शन हीरो। उसका लहजा बड़ा तंजिया था। अशर का चेहरा खून रंग हो गया। वो उठकर अंबर पर झपटा। फैसल, आमिर और गाजी ने मुश्किल से रोका। अंबर कहाँ बाज आने वाली थी। अच्छा ये तो बताओ, इतने दिन और रातें उसने तुम्हारे साथ जो बीवी की हैसियत से गुजारी हैं, वो क्या है? तुम उन्हें क्या नाम दोगे? तुम बेखबर थे, मगर वो तो नहीं थी। इंतहाई गई गुजरी लड़की थी। अंबर के अल्फाज थे के अंगारे। वो खोलता हुआ उठाया। अशर की इटली जाने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। किसी के आंसू और इल्तिजाएं उसे रोक न सकी। अंबर, जिसका ख्याल था अब वो अशर को राम कर लेगी, अपनी नाकामी पर पल भल खाकर रह गई। बहुत मायूस और टूटे दिल से अशर ने पाकिस्तान को अलविदा कहा और अनजानी राहों का मुसाफिर बन गया। इटली के दिलकश मनाजिर उसकी उदासी न मिटा सके, ना ही सोया सोया रोमान परवर माहौल उसे मुतासिर कर सका। उसने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। जल्द ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसे मुलाजमत मिल गई। इटली आए उसे दूसरा माह था जब पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बाहर आया। सामने एक दिलकश और अजनबी हसीना थी। मुझे शारीन कहते हैं, वो अंग्रेज़ी में बोली। ये उनकी पहली मुलाकात थी। फिर हर रोज़ दोस्ती बढ़ती चली गई। शारीन को अशर की उदास आंखों और मर्दाना वजाहत ने बहुत मुतासिर किया था। वो बुनियादी तौर पर बरतानिया की रहने वाली थी। यहाँ तालीम की वजह से रिहाइश पजीर थी और मुलाजमत भी करती थी। अशर से मुलाकात के बाद उसने अपने तमाम पुराने बॉयफ्रेंड्स की छुट्टी कर दी। आज रात शारीन ने उसे अपने घर अपनी सालगिरह में मदऊ किया था। मुकर्ररा वक्त पर वो उसके यहाँ मौजूद था। शारीन किचन में थी। वो वहीं से बोल रही थी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी बॉडी एकदम हीरोज़ वाली है। हॉलीवुड की फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? मुझे शौक नहीं है। वो एक मैगजीन की वर्करदानी करने लगा। एक बार एक सहाफ़ी ने निकोल किडमैन से पूछा, आपको टॉम क्रूज़ की कौन सी चीज़ ने मुतासिर किया? तो वो बोली कि मुझे टॉम के मजबूत बाजुओं के मसल से मुतासिर किया है। अशर, मुझे इस तरह चांस मिले और मुझसे कोई पूछे कि आपको अशर की किस बात ने मुतासिर किया, तो मैं कहूँगी मुझे उसकी उदास आंखों ने, फौलादी बाजुओं ने, मर्दाना वजाहत समेत उसके किरदार ने मुतासिर किया है। वो किचन से बाहर आकर उसके करीब सी बैठ गई।
اشر آئی لو یو، جس بات کی یوری سے پاگل ہو کر وہ اس کی طرف بڑھی، اشر کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے شارین کی کالی آنکھوں اور دراز زلفوں میں اس دشمن جان کی جھلک نظر آئی، مگر اس سے پہلے کہ منہ زور جذبوں کا طوفان اسے بہا لیتا وہ ہوش میں آ گیا، جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا۔ شارین احساس توہین سے سلگتی رہی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں پڑا ہوا تھا، زخم نئے سرے سے تکلیف دینے لگے۔ بے اختیار وہ اٹھا اور اپنے بیگ سے البم نکال کر سامنے گھٹنوں پر کھول کر رکھ لیا۔ پہلے صفحے پر ہی سمن کی تصویر جگمگا رہی تھی، کہیں مائیوں کے زرد لباس میں وہ دل کے تار چھے رہی تھی تو کہیں ولیمے کے سب سوٹ میں چین و قرار لوٹ رہی تھی، کہیں عروسی لباس میں نظریں جھکائے اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، تم کسی اور کی ہو، اس نے البم پڑے پھینک دیا۔ اسے سمن کا رویہ یاد آ رہا تھا، کیوں وہ دور دور اور گریزہ رہتی تھی، کس لیے اس سے بچتی تھی، یہ حقیقت تو اب آشکار ہوئی تھی۔ وہ شہریار کی محبت کی قیدی تھی، تبھی تو خود کو محفوظ رکھا اپنے شہریار کے لیے کہ وہ اس کے سامنے سرخرو رہ سکے، اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی نسوانیت کو۔ یہ احساس اشر کے لیے سخت تکلیف دہ تھا کہ پہلے شوہر کی موجودگی میں اس مکار لڑکی نے اس سے شادی رچائی اور معصوم و مظلوم بنی رہی۔ یقیناً دادی جان کو اس کی حقیقت معلوم نہ تھی، ورنہ وہ ہرگز اپنے لائق فائق پوتے سے اس کا نکاح نہ کرتی۔ اشر کے سحر سے بچنا آسان نہ تھا، مگر وہ پہلے ہی شہریار کی دیوانی تھی، اشر کا جادو اس پر کیسے کارگر ہوتا۔ بیتے دن اس کی نظروں میں گھومنے لگے۔ یار عامر، دادو کب آئیں گی؟ اشر نے بیزار سالون میں گھاس پر لیٹا ہوا تھا، وہ انہیں بہت مس کر رہا تھا، اب تو انہیں گئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو چلا تھا۔ اشر، ان کی خالہ زاد کی نواسی کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں اور دادو اسے سنبھال رہی ہوں گی، اس لیے تو نہیں آئیں، عامر نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے تو لگتا ہے ان محترمہ نے دادو کو کسی خاص مقصد کے لیے بلوایا ہے۔ فیصل کی بات انوکھی تھی۔ اسی رات زہرا بیگم کا فون آ گیا۔ کافی دیر دانیال، زید اور حارث تینوں بیٹوں سے باتیں ہوتی رہیں۔ اس سے اگلے روز بھی یہی ہوا۔ گھر کی خواتین سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہیں۔ نوجوان نسل بڑی بےتاب تھی، پر ایک بات بھی ان کے پلے نہیں پڑی۔ تیسرا روز تھا، سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ دانیال صاحب نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا، دوسری طرف زہرا بیگم تھی۔ وہ سب بھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ چند باتیں کرنے کے بعد دانیال صاحب نے زید صاحب کو فون تھما دیا۔ ٹھیک ہے اماں جان، میں بھی بات کرتا ہوں، مانے گا کیوں نہیں؟ ہم سب کل کرنے کی کوشش کریں گے، اسے ماننا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، آپ بھی بات کر لیجئے گا۔ زید ریسیور رکھ کر پلٹے۔ اشر کا ذہن جاگ چکا تھا، یقیناً کوئی اہم بات تھی۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب تایا ابا نے اسے روکا۔ بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، تمہاری دادی کی انڈیا میں ایک واحد رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہی اماں جان کو فون کر کے بلوایا تھا۔ ان کی حالت بہت نازک تھی، شوہر ان کا پہلے ہی وفات پا چکا ہے، فقط ایک بیٹی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دلارا بیگم نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری بیٹی کی وہی وارث ہیں۔ اماں جان اس لڑکی سے تمہارے نکاح کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ اس جمعے کو ٹیلی فون پر تمہارا سمنارا سے نکاح ہے، شادی کی باقی رسمیں پاکستان آ کر ہوں گی۔ اب ساری بات تمہارے اوپر ہے، اماں جان کل پھر فون کریں گی، انہیں ہاں میں جواب دینا۔ تایا نے گویا اس پر بم پھوڑ دیا۔ لڑکے لڑکیاں سب سکتے میں تھے، اشر کا حال مختلف نہ تھا۔ ہاں، باقی سب کا پرسکون انداز ظاہر کر رہا تھا، وہ باخبر ہیں۔ وہ ڈائننگ ہال سے نکل آیا، اپنے کمرے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر کاٹتے ہوئے اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ میاں کی گائے ہوں کہ اس جمعے کو نکاح ہے، انکار مت کرنا۔ وہ دل ہی دل میں کھولتا تایا کی نقل اتار رہا تھا۔ صبح وہ 11 بجے تک بستر میں گھسا رہا، دروازے پر کافی دیر تک دستک ہوتی رہی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، عامر اور فیصل اندر گھس آئے۔ پاپا نے کہا ممی سے، بیٹا ہو گیا ہمارا اب جوان، کر دو بات اس کی پکی، ہوتی ہے عمر یہی تو کچی، کہیں بھٹک نہ جائے، خدا اسے بچائے۔ وہ ٹیبل بجا بجا کر گانے لگے، وہ سر تھامے بڑے صبر سے انہیں سن رہا تھا۔ دادی جان کا بھی فون آیا ہے، ہم نے بھی بات کی ہے، دادی کہہ رہی تھیں وہ بہت جلد آ رہی ہیں، 1 عدد میسز لے کر۔ عامر کا چہرہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ یہ بھی تو بتاؤ اسے کہ وہ کہہ رہی تھی اشر میرا خون ہے، مان ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ فیصل نے نکل اتاری، اشر اٹھ کر امی ابو کے پاس چلایا، وہ گویا اسی کی راہ تک رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، جس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ مائی فٹ، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عامر، فیصل اور غازی بھی تو ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ جوش میں آ گیا۔ عامر کی بات تو شروع سے ہی زویا سے طے تھی۔ فیصل اپنی خالہ زاد میں انوالو تھا، اور رہ گیا غازی تو وہ بھی پڑھ رہا تھا، اشر سے 7-8 سال چھوٹا تھا۔ زید صاحب کے منہ سامنے پہلی بار اس کی آواز بلند ہوئی، دیکھو اشر، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اماں جان نے بہتر ہی سوچا ہوگا، وہ بتا رہی تھی کہ شکل و صورت کی بہت اچھی ہے۔ سمن ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اسے FA کا امتحان دیے ہوئے۔ عظمیٰ بیگم نے شوہر کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تو اسے رسان سے قائل کرنے لگی۔ اسی کشمکش میں جمعہ بھی آ گیا۔ اشر نے ہر احساس سے بے نیاز ہو کر نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ سوائے اشر کے سب اس فیصلے پہ خوش تھے، جس میں سمرا اور امبر شامل نہ تھے۔ سمرا کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، البتہ امبر انہیں بھڑکا رہی تھی۔
अशर का आइडियल ऐसी लड़की थी जो उसके साथ चले तो लोग रश्ते देखे, इतनी हसीन हो कि चांदनी भी उसके सामने मान पड़ जाए। वो खुद भी कम नहीं था, तवील कामत कसरती जिस्म, बिलाशुबा वो मर्दाना वजाहत का नमूना था। अंबर नानों से बहुत नाराज़ थी, उसे अनदेखी समन से नफरत सी हो गई थी। अचानक अशर के जहन में एक ख्याल कुंदे की तरह लपका। उसने फ़ोन के पास रखी नंबर नोट करने वाली डायरी उठाई। मतलूबा नंबर तीसरे सफ़े पर था। उसने जल्दी जल्दी डायल किया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। उसका सारा वजूद समात बना हुआ था। चौथी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम। बड़ा मुख्तलिफ सा अंदाज था। मैं पाकिस्तान से अशर बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? अशर ने वक्त ज़ाया करना मुनासिब न जाना फ़ौरन नाम पूछा। हम समन हैं। तारुफ करवाने का अंदाज बड़ा अनोखा था। मुझे आपसे ही बात करनी है। वैसे ये आप पर जुल्म नहीं है कि आपका निकाह ऐसे लड़के से कर दिया गया है जिसे आप जानती तक नहीं न देखा है। हमें इससे गर्ज नहीं है। हमारे लिए यही काफ़ी है कि आप नानों के पोते हैं। देखा ना देखा बराबर है। सूरतें धोखा भी दे जाती हैं। समन बेख्तियार कहीं खो सी गई थी। देखिए मोहतरमा समन आरा, ये महज मेरी दादी जान की ज़िद है, वगरना मुझे आपसे कोई लगाव नहीं है। हो सकता है कि मेरे साथ ये नाता जोड़कर आप खाम खा दुखी हों। वो असल बात की तरफ आई। पर हम क्या करें? वो उसकी बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देखें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ निकाह हुआ है। आप इनकार कर दें कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। वो उसे और ही राह दिखा रहा था। अब पसंद और नापसंद का क्या सवाल। बहरहाल मेरे नज़दीक ये मामला अहम है। मुझे आप नापसंद हैं। आपको मैं वो हुकूक और चाहत नहीं दे सकूँगा जिसकी आप तवक्का रखती हैं। वो दो टोक अंदाज में बोला। हमें भी आपकी ज़बरदस्ती की चाहत नुमा खैरात नहीं चाहिए। कहीं तो लिख कर दे दें। समन का लहजा सख्त हो गया। याहू, इसका मतलब है कि आप ताउन करेंगी? अशर ने नारा बुलंद किया। कैसा ताउन? वह हैरान हुई। देखिए, आप मुझे पसंद नहीं करती, ज़बरदस्ती हमें मिला दिया गया है। क्यों ना हम एक समझौता कर लें, क्योंकि इस वक्त हम दोनों इनकार करने की पोजीशन में नहीं हैं। डैडी तो शादी के कार्ड्स अपने भी दे आए हैं। मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस आप मेरा साथ दें। शादी के बाद फ़ौरन ही मैंने अलहदगी की तरकीब भी सोच ली है। आप फिक्र मत करें, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जाने वाले हैं। अच्छी जगह आपकी शादी करवाऊंगा। अशर की बात सुनकर उसका दिमाग फक से उड़ गया। ठीक है, ज़बरदस्ती के नाते हमें भी पसंद नहीं। अगर हमें आपकी नापसंदीदगी की खबर होती तो हम इनकार कर देते। बहरहाल हम आपके साथ हैं और हमारी शादी की आप फिक्र मत करें। आखिर में उसका लहजा रूखा हो गया। थैंक यू सो मच। आप वाकई बहुत ग्रेट हैं। वो वाकई बहुत ममनून था। ज़ोहरा बेगम समन समेत आ चुकी थी। उसकी आमद के साथ ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। समन ऊपर के पोर्शन में दानियाल साहब के यहाँ थी। अशर ने एक बार भी उसे देखने की कोशिश नहीं की। ज़हरा बेगम ने आने के बाद जो कहानी सुनाई थी उसका खुलासा कुछ यूँ था। दिलारा उनकी खालाजाद बहन की बेटी थी। ज़हरा बेगम की ये वाहद रिश्तेदार थी जो जिंदा थी। उनके बुलावे पर वो इंडिया गईं। दिलारा के शोहर पहले ही वफात पा चुके थे। वो खुद दिल की मरीज़ा थी। एक ही औलाद समन थी। उन्होंने ज़हरा बेगम से इल्तिजा की, बिन माँ बाप की बच्ची अकेली रह जाएगी, आप इसे साथ ले जाएं और वहीं शादी कर दें। वो ना जाने बचे ना बचे, ये मर्ज उनकी जान लेकर टला। उनके क़याम के दौरान ही वो वफात पा गई। ज़हरा बेगम ने अपने पुरखों की कब्र पर फातिहा पढ़ी, अपना आबाई घर देखा और समन के मामले को भी निपटाने का फैसला कर लिया। घर के करता धरता ख़वातीनों हजरात को भी समन से गहरी हमदर्दी थी। सबकी छेड़छाड़ से अशर बुरी तरह से खाड़ खाने लगा। जब से वो आई थी वो एक बार भी ऊपर नहीं गया। वो खुद भी नीचे नहीं उतरती थी। अंबर उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करती थी। बन्नो हमारी अनमोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के। जोया, दानिया, सोनी और दूसरी लड़कियों ने हंगामा बपा किया हुआ था। और समन की मेहंदी थी। मेहंदी के रस्म रवायती अंदाज में अदा करने के बाद नौजवान लड़के लड़कियां दोबारा हल्ले गुल्ले में मगन हो गई। माइयों के जर सूट में मलबूस उदास उदास से समन तमाम ख़वातीन की निगाह का मरकज़ बनी हुई थी। वो सब ज़हरा की पसंद की दाद दे रहे थे। गाजी को भी बहुत अच्छी लगी थी। तकरीबन उसकी हम उम्र थी। भाई की किस्मत पर बेख्तियार उसे रश्क आ गया। अशर अपने कमरे में मुंह छुपाए पड़ा था। बाहर से आती आवाज़ें उसे मुसलसल डिस्टर्ब किए हुए थी। उसने तकिया कानों पर रख लिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गुस्से से खोलते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर सब चंडाल चौकड़ी जमा थी। इससे पहले वो उनके आने का मकसद दरियाफ्त करता, आमर ने कल का बचा हुआ उपटन उस पर उंडेल दिया। दानिया और जोया ने मेहंदी से गुलजार कर दिया। बाकियों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ था ताकि वो मनमानी न कर सके। अपनी अपनी हसरतें निकालने के बाद वो सब इसी तरह चले गए। उन्हें गालियाँ देता वो वॉशरूम में घुस गया। कल अपनी मेहंदी पर वो कमरा बंद किए ट्रेजेडी सॉन्ग सुनता रहा था। ये सब उसका बदला लिया था उन्होंने। मोहतरमा समनारा, तुमसे तो मैं खूब निपटूंगा। मेरे साय से भी पनाह मांगोगी। उसकी सोचें बहुत इंतकामी हो रही थी। उफ, ये समन कितनी खूबसूरत है। सोनी ने आंखें बंद करके उसकी तारीफ की। जितना खूबसूरत चेहरा है इतना खूबसूरत दिल है। जोया ने, जो उसकी काफ़ी मिजाज आसना हो चुकी थी, बोली। पर मुझे अंबर की बहुत फिक्र है। वो बहुत जुनूनी हो रही है। दानिया फिक्रमंद थी। जब अशर ने उससे कोई वादे नहीं किए, ना चाचा चाची की तरफ से ऐसी कोई बात हुई है, तो ऐसे ये काम हाँ तय करने की क्या ज़रूरत है।
तुम लोगों ने उसे अशर के नाम से छेड़ छेड़ कर ख्वाब दिखाए। जोया ने सबको लतारा, बात सच थी, सो वो चुप हो गई। वो बारात के कपड़े फाइनल कर रही थी। सिर्फ कल ही तो रोज़ था। अशर सारी दुनिया से नाराज़ कमरे में बंद था। भरा हुआ शेव आमिर ने दादी जान की मोहब्बत के वास्ते दे देकर हुलिया दुरुस्त करने पर आमादा किया। इसकी तरफ से कोई सरगर्मी देखने में नहीं आ रही थी। उसने कपड़े और दीगर चीज़ें भी बड़ी बेदिली से खरीदी। अशर ने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला, इधर उधर देखे बगैर वॉशरूम में घुस गया। इस वक्त गुस्सा नुक्ता अरूज पर था। आधा घंटा वो नहाता रहा। नहाकर बाहर निकला, बेजार सी नज़र उस पर डाली जो सर झुकाए बैठी थी। ये ले समन, मेरी तरफ से आप इसे अहद इकरार या इजाज़तनामा भी समझ सकती हैं। अशर ने एक कागज़ निकाल कर बेड पर उसके करीब फेंका। ये क्या है? सर झुकाए वो इसी पोजीशन में बोली, इसमें यह लिखा है कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी की वजह से जोड़ा गया है। मेरा और आपका मियाँ बीवी वाला ताल्लुक नहीं होगा। ना आप मुझसे बहसियत बीवी कोई हक मांगेंगी और ना मैं ऐसा कर सकूंगा। अपनी तसल्ली के लिए देख लें, मैं है शिकन नहीं हूँ। आप जिस तरह इस घर में आई थी वैसे ही जाएंगी। प्लीज़ मेरा इत्तेबार करें, ये कागज़ का मामूली सा टुकड़ा नहीं है। वो यूं ही बेड से कदरे फासले पर खड़ा था। हमें मालूम है आप हमें पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी दादी जान की वजह से परेशान और मजबूर हैं। समन ने बहादुरी से अल्फाज को हकीकत का रूप दिया और बड़ी मुश्किल से भारी रूसी सूट समेटती बेड से उतरी। चूड़ियाँ, पायल और जेवर बज उठे थे। आप बहुत ज़हीन हैं, वो बहुत जल्द अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अशर ने उसके झुके सर को घूरते हुए बेरहमाना अंदाज में कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जल्द ही अपने ठिकाने का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे हम। तब तक आप हम पर एहसान करें, हमारा एफए का रिज़ल्ट भी अभी आउट नहीं हुआ। हम पाकिस्तान में ही माइग्रेशन करवाएंगे। आप चंद माह सब्र कर लें, किसी तरह भी हम हॉस्टल शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। वो आगे बढ़ी, एक मेहरबानी और करें, अपने सोने का इंतज़ाम सोफ़े या कारपेट पर कर लें। अशर खासी बदतमीज़ी से बोला, ठीक है, ये भी कर लेंगे। समन के अंदाज में एक बेफिक्री, आन और बेनियाजी और शहजादियों का सा तमतराक था। अशर को खासी हैरत हुई। वो हाथों से चूड़ियाँ उतारने लगी। ये अपने पास ही रख लें। बेड पर पड़ा तहशुदा कागज़ अशर लेकर उसकी तरफ आया। क्या है ये? चूड़ियाँ उतारते हुए वो मगन सी थी। दुपट्टा सिरका कर सर ऊंचा किया। एक बर्क सी अशर की निगाहों में कूद गई। दूर देश की कोई शहजादी जैसे भटकते भटकते इधर आ गई थी। कीमती रूसी सूट में मलबूस नोखेज पने की रानाइयाँ छुपाई कातिल वजूद हशर समानियाँ समेटे अक्लो ईमान छीनने के दर पे थी। वो अशर को एक झलक की पागल कर गई। उसका इस शेर जैसा हाल था। कुछ न बस में अगर हो क्या कीजिए, बस उसे देखते रहा कीजिए। लाएं दे। उसी मसरूफ़ अंदाज में उसने अशर से वो कागज़ लिया और करीब रख लिया। एक एक करके तमाम जेवरात उतारे, फिर बालों का जूड़ा खोला। दराज बाल उसकी कमर पर बिखर गए। अशर शौक का जहानाबाद किए उसे देख रहा था और खुद को जी भर के गालियाँ दे रहा था। समन ने बेड से तकिया उठाया और मुंह धोकर लेट गई। चंद मिनट बाद वो सो गई, पर अशर सारी रात ना सो सका। बार बार करवटें बदलता, नरमो गुदास बिस्तर कांटों की तरह चुभ रहा था। निगाह सोई हुई समन पर टिक जाती और वापस पलट कर आने से इनकार कर देती। वो खुद बेहोश पड़ी हुई थी। उसके होश उड़ा रही थी। खुद ही तो धड़ल्ले से अहदनामा लिख कर दिया था। भुगत बचे, अब न जाने किस जुर्म की सज़ा मिली है। मुझे क्या खबर थी ये वही है जिसे मैंने बारहा ख्यालों और ख्वाबों में देखा है। दिल तो यही चाह रहा था अभी उससे माफ़ी मांग ले, पर दिमाग ने रोक दिया। वो क्या कहेगी? कैसा कमज़ोर मर्द है, अपना अहद तक न निभा सका, अपने नफ्स पर काबू न रख सका। क्या फ़ायदा ऐसी मर्दानगी का? वो खुद को मलामत कर रहा था। समन ने माइग्रेशन और दीगर तमाम मराहिल से गुजरने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। 3rd ईयर की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो तैयार खड़ी थी। अशर कमरे में कुछ लेने आया। धीरे धीरे वो बालों में ब्रश फेर रही थी। अशर खामख्वाही चीज़ें उलट पुलट करने लगा। बात सुने, आप शादी कब करेंगे? हमने आपसे वादा किया था ना कि जब तक हमारा रिजल्ट आउट ना हो आप सब्र करें। अब तो हमारा दाखिला भी हो चुका है, आप दादी जान से बात करें ना। समन ने मसरूफ़ सी नज़र घड़ी पर डाली और उसे याद दिलाया, रात को बात होगी। अशर का अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया। वो उसे हैरान परेशान छोड़कर आ गया। अशर कमरे में अंधेरा किए पड़ा था। अभी 9:30 भी नहीं हुए थे और वो लेट गया। दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई थी। नींद तो आ ही रही थी। यूं ही वो आंखें बंद किए हुए थे। उसकी सोचों का सिलसिला टूटा। उसने आंखें खोल दी। समन अंदर आ गई थी और लाइट भी ऑन कर दी थी। आप इतनी जल्दी क्यों सो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो नीचे फ्लोर के कुशन पर पिंक कॉटन की कमीज सफ़ेद चूड़ीदार पजामे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोरी गोरी बाहों में सफ़ेद और गुलाबी चूड़ियाँ छन छन बज रही थी। बालों की गुलाबी लिटे रुखसारों पर बिखरी हुई थी। कम उम्री की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। वो एक मुंह बंद कली थी। याद आया, आपने कहा था रात को बात होगी, प्लीज़ करें ना आप फाइनल। वो बहुत बेचैन थी। बहुत शौक है तुम्हें? वो अचानक गुस्से में आ गया। पता नहीं आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। हमने तो आपको वो अहद याद दिलाने की कोशिश की थी। वो सहम सी गई। तुम इस फजूल से अहद को भूल नहीं सकती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो दिल की बात कहने पर तुल गया। हमें आपकी शर्मिंदगी से गर्ज नहीं है। वैसे भी हमारा एडमिशन हो चुका है और हमारे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं
کہ ہم سال بھر کے لیے کسی گرلز ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں، آگے دیکھا جائے گا۔ آپ بے شک اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ سمن نے سراسر اس کی نفی کر دی۔ وہ تلملا گیا۔ آج تک یوں کسی لڑکی نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ بہت ظلم ہے خود پر، وہ مقابلہ کرنے والے انداز میں بولا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ میں بھی کم نہیں ہوں، مگر ہمیں کیا، آپ کم ہوں یا زیادہ، ہمیں تو آپ سے محبت نہیں ہے۔ سمن نے شانے جھکائے۔ اور اگر میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں تو؟ آشا نے اتر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم مجبور ہو کر کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ لاپرواہی سے چوڑیوں کو چھیڑ رہی تھی۔ مگر مجھے جو پسند آ جائے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ آشا نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ گویا آپ عہد شکن ہیں۔ وہ بڑی حیرانگی سے کہہ رہی تھی۔ اس پر گھروں پانی پڑ گیا۔ سمن، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے سچ بتا ہی دیا، مگر وہ تذبذب میں تھی۔ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ ہمیں سوچنے دیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، بس آپ ہمیں مہلت دے دیں۔ سمن بولی، مجھے مشکل تو ہوگی، خیر جہاں اتنا صبر کیا ہے، صحیح اور صحیح، ویسے میری حدود کا تعین تو کر دو۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اشر زبردستی بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ شیرینی شیر بنی ہوئی تھی۔ دن بدن وہ اس کے لیے آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ کئی دفعہ اسے یوں لگا اب وہ اختیار کھو دے گا اور سمن کی نظروں میں گر جائے گا۔ اپنے ہی الفاظ اس کا منہ چرانے لگے تھے۔ وہ حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہم وقت وہ جو اداس سی میں گھری رہتی تھی اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران کئی ملکوں کی خاک چھان چکا تھا، کئی لڑکیاں اس سفر میں ٹکرائیں، مگر وہ کسی کا بھی اسیر نہ ہو سکا۔ صوفیہ، ایزابیلا، جینی، گلوریا، میری، سمترا دیوی اور نہ جانے کتنی حسیناؤں نے سچائی سے اس کی اداس آنکھوں کا بھید جاننے کی کوشش کی، پر اس نے سب کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آج کل وہ جوہانسبرگ میں تھا۔ جب اسے غازی کا خط ملا، اس نے ممی کی بیماری کا دردناک انداز میں نقشہ کھینچا تھا۔ اشر نے فوراً واپسی کی تیاری کی۔ ایک روشن اور اجلی صبح وہ پاکستان میں موجود تھا۔ عصمہ بیگم کتنی دیر اسے سینے سے لگائے رہیں۔ زید صاحب کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ اتنے عرصے میں سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، کنواروں میں سونی اور غازی ہی بچے تھے۔ غازی اب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سونی کی منگنی علی سے طے پا چکی تھی۔ 3 ماہ بعد اس کی شادی متوقع تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ پڑ لگا کر اڑ گئے۔ سونی اور علی کی شادی کے کارڈ چھپنے چلے گئے۔ دانیہ بھی UK سے اپنے شوہر اور بچے کے ہمراہ آ گئی تھی۔ گھر بھر میں ہنگامہ بپا تھا۔ وہ شور سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ذہن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے اس نے بک شیلف سے دیکھے بغیر کتاب اٹھائی، اسے کھولا۔ سمنارا BA فرسٹ ایئر، پہلے صفحے پر ہی اس دشمن جام کا نام نیلی روشنائی سے جگمگا رہا تھا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچانک ایک لفافہ اس کی گود میں آ کر گرا۔ تجسس سے مجبور ہو کر کھولا اور جو پڑتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سنبھل نہیں پایا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ممی کھڑی تھیں جو بہت مصروف نظر آ رہی تھیں۔ چلو بیٹا، میرے ساتھ ذرا ایڈوکیٹ علی رضا کی طرف جانا ہے، انہیں شادی کا دعوت نامہ بھی دینا ہے اور مجھے ان سے کام بھی ہے، چند دن پہلے ہی امریکہ سے آئے ہیں۔ وہ اسے آگاہ کر رہی تھیں۔ چلیے مما۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ تیار تھا۔ ذہن خط کے منرنجات میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ علی رضا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ علی رضا ان کے خاندانی وکیل تھے۔ اس کے اٹلی جانے سے کچھ عرصہ پہلے وہ امریکہ اپنے بہو بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ کچھ روز قبل ہی پاکستان آئے تھے۔ ان سے بڑے پرتپاک سے ملے۔ اشر بیٹے، میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے۔ زہرا بہن نے وصیت کی تھی کہ میں اس وقت تمہیں دوں جب تم صاحب اولاد ہو چکی ہو۔ میرا خیال ہے اب وقت آ چکا ہے۔ ارے ہاں، مجھے یہ پوچھنا تو یاد ہی نہیں رہا اشر، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ علی رضا کی باتوں نے اسے چکرا دیا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور تھی۔ علی رضا نے پھولا ہوا خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور لفافہ کھول لیا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ ایک خط تھا۔ یہ تحریر زہرا قدر کی تھی اور ان کے مرنے سے پہلے کی تاریخ اس پر درج تھی۔ اشر، میرے بچے، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ مجھے سمن کی بھی فکر ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ وہ بہت بزدل لڑکی ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ بزدل ہوں کہ کسی کو اپنی زبان سے حقیقت بتانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے یہ خط میرے مرنے کے بعد تمہیں اس وقت دیا جائے جب تم باپ بن چکے ہو۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی تھا، تو یوں ہی صحیح۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے سب کو صورتحال بتا کر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پر میں ایسا نہ کر سکی۔ سمن کا تم سے پہلے شہریار جنگ سے نکاح ہو چکا ہے، پر وہ مشکل یہ نکاح 1 سال برقرار رہ سکا۔ رخصتی سے پہلے ہی رشتہ ٹوٹ گیا۔ شہریار نے اسے اسکول آتے جاتے دیکھا تھا۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا، زمین و جائیدادوں کا مالک اور حسن پرست۔ دلارا نے چھان بین بنا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے گھر والے مل کر رسم کر گئے اور شہریار کی ضد پر نکاح کر دیا گیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے رخصتی کی ضد کر دی۔ سمن کو اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ دلارا پرانے وقتوں کی عورت تھی، یہ بے حیائی انہیں نہیں بھائی۔
फिर समन बहुत कम उम्र थी, मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था। 15 बरस की भोली भाली लड़की की वो इतनी जल्दी रुखसती करने के हक में न थी। फिर आसपास के लोग शहरयार के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। उन्होंने शहरयार को कह दिया कि 18 साल की होने से कबल वो समन को रुखसत नहीं करेंगी। बस इसी जिद में आकर शहरयार ने समन को तलाक दे दी और बहुत जल्द एक हिंदू मॉडल लड़की से शादी कर ली। 3 माह बाद वो दिलारा के घर आया और कहा कि मैंने समन को तलाक नहीं दी है, हालांकि वो उसे तलाक दे चुका था। तहरीरन बेशक न दी हो, पर जुबान से वो 3 बार तलाक दे चुका था। अब वो उन्हें रोज़ धमकियाँ देता कि समन मेरी बीवी है, मैंने उसे तलाक नहीं दी। अगर आप कोर्ट में जाना चाहें तो शौक से जाएं, कोई गवाह नहीं है, अदालत मेरे हक में फैसला देगी। आगे का किस्सा तुम जानते हो। दिलारा ने मुझे इंडिया बुलवाया। दोनों माँ बेटी परेशान थी। शहरयार ने कहा था वो ज़बरदस्ती समन को उठवा लेगा। अगर दिलारा ना मानी, मैंने सोच लिया मैं समन को पाकिस्तान ले जाऊंगी। ये लड़की मुझे बहुत भाई। मैंने फैसला कर लिया कि इसकी शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी। तुमने मेरे मान का भरम रखा। तुम्हारे पाँव में जब बच्चों की जंजीर पड़ जाएगी तो तुम आराम से सोच सकोगे। तुम लोगों के साथ मेरी जायदाद में समन भी हिस्सेदार है। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की हो तो माफ़ कर देना और समन को कोई दुख ना देना। उसके बाद खत अशर से पढ़ा ही ना गया, उसके हाथ से छूट गया। उस्मा बेगम ने गिरा हुआ खत उठाकर पढ़ना शुरू किया और जो हाल अशर का हुआ वही उनका भी हुआ। अली रज़ा जान गए थे कि शहरयार लालच और हसद की आग में जलता हुआ समन तक पहुंच गया होगा। ज़हरा बेगम का खुद तमाम दास्तान उन्हें सुनाकर वाहिद राजदान का दर्जा दिया था और ये भी कहा था कि समन की उसके मफादात की हर हाल में हिफाजत करनी है। यही उनसे भूल हो गई थी कि अगर वो इंग्लैंड न जाते तो शायद ये दिल खराश वाक़या पेश न आता। उस्मा बेगम ने हर बात उन्हें बता दी। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अली रज़ा ने सोचती नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा और उठा लिया, फिर चुपचाप अशर की तरफ बढ़ा दिया। वो तो जैसे ज़लज़लों की ज़द में आया हुआ था। बेटा फ़ौरन घर आओ। ज़ैद साहब बहुत उजलत में थे। एक जुमला कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समन की जायदाद के कागजात भी उसे देने हैं। कुछ ज़रूरी कार्रवाइयाँ करनी हैं जिनके लिए मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल उनकी कानूनी हैसियत है। अगर आप कहें तो मैं समन के मामले में आपकी मदद भी करने को तैयार हूँ, बशर्त ये कि वो ज़िद्दी शख्स अपनी ज़िद छोड़ दे। अली रज़ा के लहजे में गहरा दुख था। न जाने उस्मा बेगम और अली रज़ा के दरमियान क्या क्या मुज़ाकरात हुए, इससे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। उन सोचों के दरमियान भटकता हुआ घर पहुंचा। सब जैसे उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक हलचल सी मची हुई थी। अशर बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ज़ैद साहब को अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे, वो कैसे बात शुरू करें। डैडी कहें। वो थके थके अंदाज में उनके करीब बैठ गया। सबके चेहरे पर जैसे कोई कहानी लिखी हुई थी। बेटा, जब तुम अली रज़ा की तरफ गए हुए थे तो इंडिया से शहरयार की वाइफ का फ़ोन आया था। वो बहुत शर्मिंदा है, तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि फालिज गिरने से उसकी कुव्वत गोयाई भी मुतासर हुई है। और ये कि समन अपने पुराने घर में है, जैसे यहाँ से गई थी वैसी ही है। वो बेटे से इसके अलावा कह भी क्या सकते थे। वो बता रही थी कि शहरयार सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसे लाया था। उसे अपनी बात रद्द किए जाने का दुख था और यहाँ से ले जाते ही उसने समन को छोड़ दिया, क्योंकि कुदरत शहरयार से इंतकाम लेने वाली थी। यहाँ से जाते ही सबसे पहले उसकी टांगें फालिज से मुतासर हुई और अब ये हाल है कि वो मुकम्मल माजूर हो चुका है। ज़ैद साहब ठहरे ठहरे अंदाज में बता रहे थे। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे थे। वो गाड़ी की चाबी लेकर निकल आया। आज इंकशाफ कर दर इंकशाफ हुए थे। समन की बेगुनाही तो साबित हो चुकी थी। अली रज़ा टिकट ले आए। तय पाया था वो गाजी और अशर जाएंगे। वो जाना तो नहीं चाह रहा था। एक शर्मिंदगी सी थी, खौफ था जाने वो उसका सामना कर सकेगा कि नहीं। इसी शेषोपंच में वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला। अशर, तुम जाओ, मैं और गाजी ज़रा एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं, रात को मुलाकात होगी। उन्होंने एड्रेस उसे थमाया और पास से गुजरती टैक्सी को रोक कर गाजी समेत बैठ गई। अब तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा। देख लिया इनकार का नतीजा। समझती होगी कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल होकर तुम्हें लाया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतने दिन तुम एक मर्द की पनाह में रही हो, कितनी प्यार भरी सरगोशियाँ और वारदातें की होंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे। और ये तलाकनामा भी शौक था ना तुम्हें, पकड़ो इसे। मैंने अपनी वाइफ नैना से भी मशवरा किया था। वो बाहर जा चुका था। मॉडल गर्ल नैना से शादी करने के बाद भी अफसोस का कांटा शहरयार के दिल से ना निकला कि तितली पकड़ी है तो फिर हाथों पर रंग छोड़े बिना वो उड़ गई है। इसलिए वो कहता था मैंने तो समन को तलाक नहीं दी। बहरहाल अब तो उसने तहरीरी तलाक भी दे दी थी। समन की शादी का सुनकर उसके सीने पर सांप लौट गए। हसद का वो मारा शख्स खानदानी जायदाद को अय्याशियों में उल्टा चुका था। अब समन की जायदाद पर उसकी नज़र थी। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मॉडल गर्ल नैना उसकी वजाहत पर मरमिटकी। अच्छे खासे दौलतमंद खानदान की लड़की थी। उसने सबसे टक्कर लेकर उससे शादी की, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहरयार की टांगें फालिज से बेकार हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता सारा जिस्म ही मफलूज हो गया। इस दौरान वो एक बेटे का बाप भी बन चुका था। शहरयार ने रो रो कर समन से माफ़ी मांगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कुदरत के इस मजाक पर रोए या हंसे। नैना दिलो जान से शहरयार की मशरकी औरत की मानंद खिदमत कर रही थी। उसने इंडिया के हर बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। नन्हे समार के 2.5 साल के होते ही उसने शहरयार के इलाज के लिए बैरूनी मुल्क जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नैना ने रिपोर्टें अमेरिका भिजवाई थी।
जाने से पहले शहरियार अशर को तमाम सूरत हाल बताकर माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए उसने नैना से कहकर पाकिस्तान फ़ोन करवाया। खुद उसने नैना से कहा कि वो इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाए। समन अपनी हवेली आ गई थी। उसकी वापसी का सुनते ही करीम और चंपा पुराने मुलाजिम भी लौट आए। ज़िंदगी तो बसर करनी ही थी, तालीमी साल भी ज़ाया हो चुका था। उसने बीए का इम्तिहान प्राइवेट दिया। उन्हीं दिनों उसके साथ वाले घर में फ्रांस में मुकीम एक फैमिली आ गई। उन्होंने ये घर खरीद लिया था। समन के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अजमत और अस्मा दो लड़कियां थीं और दोनों अपना बेशतर वक्त उसके घर गुजारती। असद अंकल मद्रास में अपने एक अजीज़ दोस्त की बेटी की शादी में बीमार सलमा बेगम और अजमत किए हुए थे। चूँकि अस्मा के बीए ऑनर्स के इम्तिहान नज़दीक थे, वो नहीं गई और समन के पास रुक गई। रात भी वो इधर ही थी। वो समन की ज़िंदगी के उस कर्बनाक पहलू से वाकिफ़ हो चुकी थी। कई बार उसने मशवरा दिया अशर से रब्ता करो, पर उसकी खुददार फितरत ने यह गवारा न किया। वो बेमहर याद तो आता था, साथ उसकी चाहत के शोख अंदाज, मायने खेज बातें, चाहत भरे फिक्रे भी याद आते थे। निकाह के फ़ौरन बाद उसके फ़ोन से वो हौसला छोड़ बैठी थी। उसे लगा था वो भी शहरियार की तरह उसे छोड़ देगा। बाद के हालात ने साबित कर दिया वो उसे चाहने लगा है। समन ने हर तरह से उसका इम्तिहान लिया था। जब वो इसे इम्तिहान में कामयाब करार देने लगी तो सारा खेल ही बिगड़ गया। उस तंग दिल ने किसी बात का भी एतबार न किया था। वो नहाकर लॉन में आ गई, सीढ़ियों पर बैठ गई। ये उसका पसंदीदा हिस्सा था। अस्मा अंदर थी। गेट की बेल बजी, उसने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ढीठ बनी रही। चंपा और करीम भी नज़र नहीं आ रहे थे। अस्मा ही अंदर से निकली और उसे घूरते हुए गेट खोलकर झांका। बाहर एक अजनबी मगर हवासों पर छाई शख्सियत थी। वो फ़ौरन मुतासिर हो गई। समन साहिबा यहीं रहती हैं? उसने शाइस्तगी से पूछा। जी हाँ, आप अंदर आइए। अस्मा ने हटकर उसे जगह दी और खुद समन की तरफ आ गई। यार, बाहर एक हॉलीवुड का शहजादा तुझसे मिलने आया है, जिसामत आर्नल्ड जैसी शक्ल, विलियम ब्लेडोन और टॉम क्रूज से मिलती जुलती, कद स्टालून से भी ऊंचा और बालों का स्टाइल। बस एक तो मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। हर वक्त हॉलीवुड के स्टार्स तुम्हारे जहन में गर्दिश करते रहते हैं। समन ने हाथ उठाकर उसकी जल्दी जुबान को रोका। अगर इतना ज़बरदस्त बंदा मुझसे मिलने आता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर डालती। अस्मा पुरजोश अंदाज में एरिया पर घूमी और उसे अपने पीछे देखकर शर्मिंदगी से साकित हो गई। साकित तो समन भी हो गई थी। अस्मा नवारत की और समन की कैफियत देखे जा रही थी। इस शानदार से शख्स की आंखों में अचानक हज़ारों दिए जगमगाने लगे थे, जबकि समन टकर टकर उसे देखे जा रही थी। अचानक उसका साकित वजूद हिला। वो गज़बनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी और दोनों हाथों से उसका गिरबान पकड़कर झटके देने लगी। क्या लेने आए हो अब यहाँ ज़ालिम इंसान? क्या मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया है? वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। अस्मा को सख्त शर्मिंदगी हुई। उसने शोला ज्वाला बने समन को काबू करना चाहा। वो उसके हाथ भी झटक गया। निकल जाओ हमारे घर से, आई विल किल यू। वो बुरी तरह अशर को नोच रही थी। उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, नाखूनों से खराशे डाल रही थी। अशर के गिरेबान के तमाम बटन टूट चुके थे। सीने और बाजू से खून रिसने लगा था। अस्मा को बड़ी हैरत हुई। वो लंबा तिरंगा नौजवान समन जैसी नाजुक लड़की से हार रहा था। उसने एक बार भी समन का हाथ रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद ही जब थकी तो रोते हुए अंदर भाग गई। अस्मा की नज़रें हमारी शर्मिंदगी के उठ ही नहीं रही थी। आई एम सॉरी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बहरहाल आप बैठिए, मैं डैडी के कपड़े लाती हूँ। वो दीवार फैलांग कर दूसरी तरफ उतर गई। चंद मिनट बाद वो दोबारा सामने थी, हाथों में 3-4 शर्ट्स और सूट उठाए। थैंक यू सो मच, वैसे ये शर्ट भी संभाल कर रखूँगा, बड़ी तारीखी है। अशर मुस्कुरा रहा था। अस्मा को ये दर्जे की हैरानगी हुई। मैं अशर हूँ, समन का शोहर। उसकी हैरानी दूर हो गई। रात अली रज़ा और गाजी भी आ गए। इन दोनों ने से उसने वो सलूक हरगिज़ नहीं किया जो अशर के साथ किया था। इन दोनों ने न जाने उसे क्या कहा था कि वो जाने पर राज़ी हो गई। सब ने खुले दिल से उसे खुशामदीद कहा, अपनी गलत फहमी की माफ़ी मांगी। सोनी और अली के शादी के कार्ड छप कर आ गए थे। वही हंगामा और शोर था। अब अशर को ये सब अच्छा लग रहा था। सारी इकताहट भाग गई थी। बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से तमाम अजीज़ रिश्तेदार पहुँच चुके थे। समन सोनी के कमरे में विराजमान थी। जब से आई थी उसका ठिकाना वही था। घर में इतने मेहमान जमा थे कि अशर मिलने के बहाने ढूंढता और नाकाम हो जाता। वो इतनी रूड हो रही थी कि पहले वाली समन लगती ही ना थी। अलबत्ता बाकी सबके साथ उसका रवैया अच्छा था। एक वही ज़ेर-ए-ताब था। सोनी की मेहंदी थी आज। शाम से हलचल मची हुई थी। किसी तरह तैयारियां ख़त्म होने में ना आ रही थी। समन आयरन स्टैंड पर खड़ी सबके कपड़े प्रेस कर रही थी। भाई, तुम्हारी नेवी ब्लू लानों वाली टाई कहाँ है? गाजी उससे पूछ रहा था। मेरी वार्डरोब में देखो, और हाँ, मेरे कपड़े प्रेस होके आगे हैं कि नहीं। अशर भी उधर ही था। समन नज़रों की गिरफ्त में थी। भाई, ये तुम्हारी शर्ट का क्या हाल हो रहा है? क्या किसी से लड़ाई हो गई है? गाजी अहमद उसकी वही शर्ट उठाए आ गया जिस पर कहीं कहीं आगे की तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे। हाँ, लड़ाई ही हुई है और अब हिसाब भी लेना है अपना। अशर ऐन समन के सामने खड़ा हो गया था। वो नामहसूस अंदाज में रुख मोड़ गई। घर में सभी उसका गिरेज महसूस कर रहे थे। उज़्मा बेगम को तो सोनी से पता चला था कि वो रात को सोती भी उसके कमरे में थी।
समन तैयार होकर अपनी धुन में मोमबत्तियों का थाल उठाए टिश्यू का दुपट्टा संभालती सीढ़ियों से उतर रही थी। अशर ऊपर जा रहा था, वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। इस तेजी में उसने समन को भी ना देखा। वो बुरी तरह उससे टकराई। मोमबत्तियां और मेहंदी का थाल नीचे जा गिरा। संभलने की कोशिश में समन का पाँव निपट गया। वो मारे तकलीफ के वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। चलो ऊपर, मैं कोई दवा लगाता हूँ। अशर उसे सहारा देने को बढ़ा। डोंट टच मी। तकलीफ फरामोश करके रोना भूल कर वो बोली। अगर कोई और वक्त होता तो अशर उसे इस बात का जवाब देता, मगर अफसोस हर तरफ लोग आ जा रहे थे। वो गुस्से में लंबे लंबे डग भरता ऊपर चला गया। रात को महफिल मौसीकी का प्रोग्राम था। उस वक्त पंडाल में तिल दड़ने की भी जगह न थी। सामने ही सोनी और अली के साथ आमिर, जोया, अशर और गाजी बैठे हुए थे। जोया ने उसे देखा तो पुकार बैठी और सोनी के साथ उसकी जगह बनाई। नाचार वो आ गई। उसे बैठते हुए कुछ देर हुई थी कि उसके दाएं पैर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तकलीफ की शिद्दत से आंखों में आंसू भर आए। जोया फौरन मुतवज्जा हुई। आपी, हमारे पैर में शदीद दर्द हो गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सचमुच वो रो दी। अशर, समन के पाँव में दर्द हो रहा है, इसे अंदर ले जाओ और डॉक्टर नादर को फ़ोन करो। जोया उसका बाजू पकड़ कर खड़ी हो गई। अशर की तरफ बढ़ाया। इसने समन को अपने मजबूत बाजुओं का सहारा दिया। कोई और वक्त होता तो वो हरगिज़ ये सहारा कबूल न करती, पर इस दर्द ने सब कुछ भुलाया हुआ था। अशर ने फ़ौरन नादिर का नंबर डायल किया और उसे जल्दी आने की ताकीद की। समन बाकायदा हिचकियाँ लेकर रो रही थी। क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? अशर ने पूछा। वो नज़रअंदाज किए रोने में मसरूफ़ रही। वो बेड पर उसके पास बैठ गया। हाथ हटाओ, पाँव देखो। समन ने मजरूब पाँव को सख्ती से पकड़ा हुआ था। अशर ने उसका हाथ हटाया। सफ़ेद और गुलाबी इम्तिजाज लिए खूबसूरत मरमरी पाँव पर बज़ाहिर कोई निशान न था। डॉक्टर नादर ने कोई मरहम नवाज दवाई लगाई और गोलियां देकर फ़ौरन पानी से निकलने के लिए कहा और रुखसत हो गई। चंद मिनट बाद उसे वाकई सुकून आ गया। अशर पर नज़र पड़ी तो सब याद आ गया। वो उसके बेडरूम में थी। उसने पाँव नीचे रखी। आराम करो, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। उसका इरादा भांपते ही बिजली की तेज़ी से वो उसकी तरफ आया। वो फ़ौरन पड़ी हुई। अशर के लबों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वह गौर से उसे देखने लगा। मैरून शर्ट और टिश्यू के चूड़ीदार पजामे में मलबूस रोए रोए बिखरे बिखरे हुलिये में वो बड़ी दिलकश लग रही थी। वो बखूबी उसकी वारफ्ता और गर्म निगाहों को महसूस कर रही थी। ख्वामख्वाह चूड़ियों से खेलने लगी। चंद मिनट बाद नजरें उठाई कि शायद वो उसे ना देख रहा हो, पर वो तो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। उसकी शोख बहकी वारफ्ता निगाहों ने उसे बुखला दिया। सारी मजबूती और सख्ती भाप बन कर उड़ गई। गाजी के बुलावे पर वो बाहर गया तो उसने सुकून का सांस लिया। सोनी रुखसत होकर अली के घर चली गई। ऐसे में समन ने अपनी वापसी का ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया। सब उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उज़्मा बेगम ने वास्ते दिए थे। अशर ने इतने अरसे बाद खुशी देखी है, इस खुशी को मत बर्बाद करो। वो गिड़गिड़ाई। दानियाल, जैद, हारिस साहब सब ने रोका। दानिया, जोया, सोनी ने वास्ते दिए। गाजी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो जा रही है। भाभी, आप मजाक कर रही हैं ना? आप ऐसा जुल्म मत करें प्लीज़। वो गिड़गिड़ाया। कोई मजाक नहीं कर रहे हम, और हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब कौन लेगा? हमारा खुद से वादा था, हम एक बार यहाँ ज़रूर आएंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। कुदरत ने खुद ही ये काम कर दिया है, अब हमारे रुकने का कोई जवाब नहीं है। वह बेरहमी से बोली। भाभी, भाई मर जाएगा। पहले भी तो वो खुद को धोखा देने के लिए दूसरे मुल्कों के खान छानते रहे हैं। मम्मी उनकी जुदाई में बीमार हो गई। अब कुदरत ने सचमुच हमें खुशियाँ दी हैं, प्लीज़ उनका ख्याल करें। आई एम सॉरी। वो बहुत संगदिल हो रही थी। कल वो जा रही थी, मौसम अब आलूद हो रहा था। रात वो कमरे में घुसी अपना छोटा मोटा सामान पैक कर रही थी। जब ठोकर से दरवाज़ा खोले, उसके संभलने से पहले अशर अंदर आ चुका था और दरवाज़ा भी बंद कर चुका था। मुझे छोड़कर जा सकोगी? वो धीरे से बोला। हाँ। वो इतनी सी तेज़ी से बोली, अशर होश से बेगाना हो गया। चटाख उसका थप्पड़ समन का मुंह लाल कर दिया। अब बोलो, जाओगी? वो दरिंदों की तरह गड़राया। वो धीरे धीरे सिसक रही थी। मैं पूछता हूँ, अब जाओगी? अशर ने गुस्से में उसे बेड पर धक्का दिया। वो रोती रही। एक सूरत में जा सकती हो, ये लो और मुझे मार दो। मेरे जीते जी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, कभी नहीं। अशर ने दराज खोलकर रिवॉल्वर उसकी तरफ फेंका। वो इसी पोजीशन में गिरी सिसकियाँ ले रही थी। पकड़ो इसे और फैसला करो, आर या पार। अशर ने ज़बरदस्ती उससे रिवॉल्वर थमाया। आप इंतहाई जालिम हैं। वो फ़कत यही कह सकी, प्लीज़ मैं मुंतज़िर हूँ। वो इसी आलम में था। समन के हाथों से रिवॉल्वर छूटकर कलीन पर गिरा। बस इतनी हिम्मत थी? अशर ने उसे जलाया। हम किसी चिड़िया के बच्चे को ही मार सकते, और आप हमें पिस्टल देकर एक जीते जागते इंसान को मारने का कह रहे हैं, वो भी खुद को? वो बेड से उठी। खूब फरमाया मोहतरमा आपने कि आप चिड़िया के बच्चे तक को नहीं मार सकती, और वहाँ आपने अपने घर में एक 6 फुट के लंबे तिरंगे इंसान का जो हशर किया था, उसकी निशानियाँ अब भी बाकी हैं। अशर ने शर्ट के बटन खोलकर सीना और गर्दनों से दिखाई, जहाँ खराशों पर घृण जमा हुआ था। आपको तो बस तंज करना आता है। शर्मिंदगी में वो यही कह सकी। हाँ साहब, हमें तो बस तंज करना आता है, और आपको तो दिल जलाकर राख करना आता है, जख्म लगाना आता है, तड़पाना आता है। कभी पूछा मुझसे? अशर, तुम्हारे जख्मों का क्या हाल है जो हमने अपने शाहकार हाथों से लगाए थे? वो उसके मुकाबिल खड़ा शोख नज़रों से उसे देख रहा था।
बस हमसे गलती हो गई थी, वो रोहान से हो गई। गलती की भी खूब कही। गलती ये भी हो सकती थी कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे जख्मों का मुआयना करती, मरहम लगाती, हाल अहवाल पूछती। वो पूरी तरह फॉर्म में आ चुका था। समन की झुकी नज़र हैरानी से उठी और उसकी शरारत जान चुकी थी। रुक जाओ ना। दुनिया भर की इल्तिजाएं अशर के लहजे में सिमट आई। हरगिज़ नहीं, वो हरदमी से बोली। क्या? अशर को शौक सा लगा। न जाने क्या सोचकर अपने बैग की तरफ बढ़ी और तय किया हुआ कागज़ निकाला। वो फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। आपका ये अहदनामा भी ताया अब्बू को दिखा कर जाएंगे। पल भर में वो उसकी शरारत जान गया और झपट कर उसकी कलाई पकड़नी चाहिए। गाजी प्लीज़ हेल्प मी, वो सबके महव ख्वाब होने की परवाह किए बगैर चिल्लाई। अशर ने उसकी कलाई एकदम छोड़ दी, क्योंकि गाजी के साथ सारा शरीर टोला भी था। वो तो जैसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आवाज़ दे और वो कूद पड़े। हम ड्रॉप सीम देखने आए हैं। नई दुल्हन सोनी सबसे आगे थी। मैं एक एक को देख लूँगा। वो कहर आलूद नज़रों से उन सबको देख रहा था। बच्चों, तुम्हें तो पहले अंकल और आंटी देखेंगे। आखिर उन्हें भी पता चले कि साहबजादे किसी और को पसंद करते थे और अहदनामे लिख कर दिए जाते थे। आमिर को शायद पता चल गया था, तभी तो वो समन के हाथ में थामे कागज़ का एजेंट 007 की तरह जायज़ा ले रहा था। अशर ने लपक कर उसे काबू कर लिया था। वो मारे हंसी के बेकाबू हो रहा था। रुत है हसीन रंगीन समा, रुक जाओ ना, कैसे कहूँ तुम्हारे लिए इस दिल में छुपे हैं क्या क्या अरमान। गाजी ने डेक का बटन ऑन कर दिया। सारे घर में म्यूजिक की आवाज़ फैल गई। मैं अभी सबको बता कर आता हूँ, आप नहीं जा रही। वो अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया था। अब सब उन्हें घेरे खड़े थे। अशर बुरा फंसा था। समन हंसते हंसते दूरी हो गई। मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। देख लूँगा तुम्हें मैं, उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए समन को धमकी दी तो वो जोया की ओट में हो गई। बुजुर्ग हजरात इधर ही तशरीफ़ ला रहे हैं। गाजी भागता हुआ आया। प्लीज़ समन, ये कागज़ मुझे दे दो। अशर गिड़गिड़ाया। हरगिज़ नहीं समन, ये इसके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास। वो सब यक ज़बान होकर चिल्लाए। क्या ख्याल है, दे दें? वो शाहाना बेनियाजी से बोली। दे दें, देखे ना भाई का क्या हाल हो रहा है। गाजी ने सिफारिश की। अच्छा ये ले। वो आगे हुई। अशर ने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसका बाजू थाम लिया और सरगोशी की। ये सब अभी चले जाएंगे, फिर तुम मेरे रहमो करम पर ही होगी। देखूंगा तुम्हारी हिम्मत। वो साफ धमकी दे रहा था। समन ने बाजू छुड़ा लिया। ये क्या कह रहा था? जोया, सोनी और दानिया उसकी तरफ झुकी। वो मुस्कुराई। 3.5 साल पहले के तमाम खौफ भाप बनकर उठ चुके थे। वो क्यों ना खुश होती। अब तो खुशी उसका हक बनती थी। उसे कहीं नहीं जाना था। उसकी आखिरी मंजिल अशर ही था, जो उसे अपनी शोख और गुस्ताख आंखों से देख रहा था। ये सब उसके अपने थे। दुख मिलते हैं तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खुशी भी ज़रूर मिलती है। आंसू पसे मंजर में रह जाते हैं। सामने तो बस उजाला ही उजाला होता है। आगे के रास्ते बहुत साफ थे और अशर जैसे हम सफ़र हो तो ज़िंदगी हसीन हो जाती है। लड़कों के नगरे में फंसे अशर को देखकर वो फिर मुस्कुराई और आसूदा सांस ली। रुत वाकई हसीन थी और उसे रुकना ही था। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे नावल्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।